प्रणाम मित्रों, मैं कामना मिश्रा एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं हमारे ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में। तो हमेशा की तरह इस बार भी एक महनीय व्यक्तित्व से आपकी भेंट करवाने के लिए लेकर आए हैं हम लोग। समाज सेवा के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, समाज सेवकों के बारे में भी आपने बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन मैं आपसे रूबरू करवाने के लिए एक ऐसी समाज सेविका को लेकर आई हूँ जो पिछले 3 दशक से अधिक समय से बहुत अधिक सक्रिय हैं और उनकी उपलब्धियां अनगिनत हैं। और सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि अनगिनत पुरस्कारों, इनाम, मान सम्मान से सम्मानित होने के बावजूद वो इन चीज़ों का प्रदर्शन नहीं करना चाहती, बल्कि मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि इस साक्षात्कार के लिए भी मैं काफ़ी समय से उनसे कह रही हूँ। कुछ लोग होते हैं वो खामोशी से चुपचाप काम करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाना चाहते, लेकिन हमने आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट करी क्योंकि हम चाहते हैं कि समाज को एक सकारात्मक संदेश मिले। ऐसे व्यक्तित्व की प्रेरणा आप लोग लें और सीखें कि सच्ची समाज सेवा क्या होती है। तो मैं स्वागत करती हूँ अपने स्टूडियो में हमारे दिल्ली विवेक विहार से पधारी आदरणीय श्रीमती ऋतु भाटिया जी का बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार कामना जी, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कि आपने हमारा जो है सविनय निवेदन स्वीकार किया। देखिए, आपके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से समाप्त करूँ मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं ये कहूँगी कि लगातार आप निरंतर सक्रिय हैं और अभी भी आपके फ्यूचर को लेके, भविष्य को लेके भी बहुत सी योजनाएँ हैं। मैं आपको बता दूँ कि आप एक गृहिणी भी हैं और आपके पतिदेव डॉक्टर साहब हैं, मेडिकल लाइन से हैं और 2 बच्चों की माताएं हैं, और आपकी बेटी जो है वो भी प्रोफेसर हैं, 3 बार डॉक्टरेट किया है उन्होंने। और मायके के बारे में और परिवार के बारे में मैं आपके मुँह से ही सुनना चाहूँगी। महिला प्रगतिशील और भारत विकास परिषद से आप वर्षों से जुड़ी हुई हैं, और इसके अलावा सामाजिक कार्य क्या हैं वो हम सुनेंगे आदरणीय ऋतु भाटिया जी की ज़ुबानी। स्वागत है मैम आपका। मैम, सबसे पहले आप ये बताएं कि समाज सेवा का जो जज्बा है ये आपके अंदर कहाँ से पनपा, कैसे? मैं ये कहूँ कि बाय बर्थ या मेरे खून में ही है तो शायद गलत नहीं कहूँगी। मैंने अपने घर में बहुत, अगर मैं कहूँ 6 दशक पहले, तो मैंने अपने पेरेंट्स को सबको सेवा का करते हुए देखा और मुझे ये लगा कि आनंद है इसमें। मैंने अपने पापा को देखा, मम्मी को देखा, तो छोटा सा ही एक बात कहूँगी कि हमारे एरिया में जितनी बुजुर्ग लेडीज़ थी उनके लिए मेरी मदर अपने आप खाना बनाती थी, जो नहीं भी कर सकते थे या उनके बच्चे नहीं करते थे। तो हम स्कूल जाते थे उससे पहले वो हमें टिफ़िन देती थी, बेटा ये इस दादी को दे जाना, ये इस दादी को दे देना, ये इस दादी को देते हुए जाना। 1-2 बार हमने कहा नहीं मम्मी हमसे ये नहीं होता, पर उन्होंने कहा नहीं ये बेटा दे के जाना है, और हम उन्हें देते हुए गए। और सच में मैंने अपने घर में 12th तक कोई काम नहीं किया था, एक चम्मच भी नहीं उठाया था। अच्छा। पर अगर मैं कहूँ ये उन सब के यहाँ जाऊँ, रास्ते में मुझे उसी से ही हुआ। पहले तो सरकारी नल होते थे, घर में नल नहीं होते थे। कोई बाल्टी बुजुर्ग लेके आ रहा है, अपने आप वो आदत पड़ गई कि उनकी लेके में हम उनके अंदर रख दें, मदद करें। आप अपने मायके के बारे में थोड़ा बताएं कि आप लोग कितने भाई बहन हैं और क्या क्या करते हैं। हालांकि वैसे देखिए, बताने की आवश्यकता इसलिए पड़ रही है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि बहुत लोग आपके बारे में जानते हैं, परिवार के बारे में, पर हमारे 65 देशों से भी अधिक देशों के लोग देखेंगे। और अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से ये हो गया कि आने वाली पीढ़ियां भी, तो ऐसे लोगों तक आपकी बात पहुंचे जो यहाँ से अफगानिस्तान में भी बैठे हुए हैं, अमेरिका में भी बैठे हुए हैं, मणिपुर में भी बैठे हुए हैं। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप स्वयं बताएं अपने परिवार के बारे में। आप कितने भाई बहन हैं और कैसा लालन पालन, और पिताजी का क्या सहयोग रहा, भूमिका रही आप लोगों के लालन पालन में? मेरे माता पिता, हम 4 भाई बहन हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे बड़ी सिस्टर और बड़े ब्रदर एक्सपायर हो चुके हैं, और मेरी सिस्टर दिल्ली पुलिस में थी 71 से जी। डायरेक्ट उन्होंने सच में बैंकों के बहुत टेस्ट दिए, पास क्लियर भी, टॉपर रहती थी, पर इंटरव्यू से वापस हो जाती थी। क्यों पता नहीं, क्योंकि उन्हें दिल्ली पुलिस में ACP साहिबा बनना था।
डीसीपी रैंक तक वो आ गई थी। ये बहुत गर्व की बात है। उस जमाने में आपके परिवार में, आप कह रही हैं आपसे बड़ी, मेरे से 13 साल बड़ी है। नहीं तो ऐसे में देखिए, मैं तभी जानना चाहती हूँ क्योंकि मैं भाइयों का तो समझ सकती हूँ, पुरुष प्रधान समाज रहा है, तो इसमें आपके पिताजी की भूमिका बहुत अहम रही होगी। मज़े की बात है, जब मेरी सिस्टर ने कहा डैडी बैंकों में देख के वो थक गई थी, तो न्यूज़पेपर में आया दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर पोस्ट आ रही हैं, तो उन्होंने कहा हाँ भर दे, और कहीं नहीं हुआ, यहाँ भी कौन सा हो जाए। नहीं तो पिताजी ने मतलब सहयोग किया बाद में जब हो गया? हाँ किया, उस समय गुस्सा, हाँ गुस्सा ज़रूर किया था कि नहीं, हम बॉन्ड साइन करना था। तो जब उन्होंने साइन कर दिया उसके बाद तब भी ये लगता था, कोई कहता था हाय तेरी बेटी पुलिस में है, हाय मतलब नाम से कहा जाता है। लोग रौब नहीं खाते थे कि पुलिस में विवाह भी तो हुआ उनका, समाज में वो परिवार भी तो है। नहीं नहीं, उनके रोब, मेरे ख्याल से मैं ये कहूँ कि दीदी बहुत पोलाइट और डाउन टू अर्थ थी, उनसे ज्यादा रोब मेरा चल जाता था उनके ऑफिस में। पर समाज में होता है वर्दी को, मगर आपके पिताजी को बहुत गर्व रहा ना सभी बच्चों पर? बहुत गर्व था, ईमानदारी से ये कहूँ कि हम अपनी पहचान हमारे पिताजी के थ्रू बहुत अच्छी बनी, मम्मी के थ्रू बहुत अच्छी बनी। इस बात पर आप गौर करें। देखिए, हम आपके पास जो कार्यक्रम लेकर आते हैं उसका उद्देश्य ये है कि आप समाज में ये संदेश दें कि मैंने सदा से ये बात कही है कि स्त्री पुरुष दोनों ही परिवार और समाज की इकाई हैं। जब लड़कियां विवाह पूर्व अपने परिवार में होती हैं तो पिता और भाई के सहयोग के बिना, और जो भी पुरुष आपके परिवार में, पहले संयुक्त परिवार होते थे, दादाजी हैं, ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, तो हम कहते हैं कि पहले के ज़माने में ऐसा होता था। मैं आदरणीय मेरे समक्ष उपस्थित हैं और आप बता रही हैं कि उस समय आपके पिताजी ने सहयोग किया, पक्षपात नहीं किया, जबकि लड़कियों के लिए बहुत सख्ती थी। देखिए, पुरुष प्रधान समाज है, हम ये कहते हैं समाज बदल गया, जमाना बदल गया, और मैं ये कहती हूँ रातों रात कुछ नहीं होता। समाज में हमेशा कुछ वर्ग ऐसा होता है जो अग्रणी रहता है और इस बदलाव के लिए पूरी तरह से उत्तरदायित्व होता है, अच्छे बदलाव के लिए। उसी बदलाव के लिए जो लोग उत्तरदायित्व हैं, हमारे मध्यम वर्गीय परिवार से, हमारे समाज से, उनमें से आती हैं हमारी आदरणीय ऋतु भाटिया मैम। क्योंकि हम ये नहीं कह सकते, जो हाई क्लास के लिए हम ये बोल देते हैं कि वो तो फिल्म स्टार हैं, फलाना राजनीतिक परिवार से हैं। हम लोग कहते हैं मध्यम वर्गीय परिवारों में ये नहीं हुआ। मध्यम वर्गीय पर आज आपकी आयु 60 से अधिक है, आप सीनियर सिटीजन हैं और अपने समय का बता रही हैं, और दिल्ली से ही हैं आप, तो रूढ़िवादिता हमेशा रही, लेकिन आपके पिताजी का यदि सहयोग नहीं होता तो आज आप यहाँ नहीं होती। अब मेरा दूसरा प्रश्न, जो मैंने जैसे पुरुष के सहयोग की बात करी, विवाह के उपरांत आप अपने घर की हो गई, भाटिया परिवार में आ गई। बिल्कुल। तो आपके पति देव डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी बात है। डॉक्टर साहब बहुत समाज सेवा करते हैं, मरीजों का इलाज करना, जो जानते ही हम, देखिए डॉक्टर भगवान का दूसरा रूप होते हैं। लेकिन यहाँ फिर परिवार दूसरे तरीके का हो जाता है और आप निरंतर 3 दशक से अधिक हो गए हैं आपको, आप समाज सेवा में निकली हुई है, जब महिलाएं बाहर निकलने की सोच भी नहीं सकती थी। बल्कि मैं तो ये कहूँगी 10 साल पहले जब स्मार्टफोन आया तब आम गृहिणियाँ सक्रिय हुई हैं। आप उस समय से, तो आपके सास ससुर, विशेष रूप से आपके ससुर जी और आपके पति देव, उन्होंने सहयोग किया तभी आप इतना कुछ कर पाई, वो बताएं आप। मैं कहूँ कि छोटी सी घटना बताऊंगी। हमारे एरिया में चौकीदारा चलता है क्योंकि बड़े घर हैं। जी जी। चौकीदारा लेने के लिए 4-5 जने आए और वो पिछले पूरे साल का चौकीदारा ले रहे थे। वो बताएं आप, चौकीदारा हमारे बंगाल के और तमिलनाडु के नहीं जान पाएंगे मित्र। चौकीदारा मतलब हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स जी, उनके लिए वो पूरे साल का लेने आए। तो मैंने कहा जी आप जेंट्स साल बाद आ रहे हैं तो आप 3 महीने बाद कलेक्ट कीजिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारे पास हम वर्किंग हैं तो हम नहीं निकल सकते, तो साल में एक बार ही बनते हैं। तो मैंने कहा आपके घर में, सबके घर में लेडीज हैं, पढ़ी लिखी भी हैं और वैसे भी हैं, वो बैठ के और काम नहीं होता, सारा दिन काम करने के बाद ये काम कर सकते हैं, आप समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हैं। तो तीसरे दिन मेरे पास एक नोट वो आ गया कि मैडम ये मीटिंग है, आप ज्वाइन कीजिए। सच में कहूँगी मेरे फादर इन लॉ बहुत खुश हुए थे, मेरी मदर इन लॉ ने थोड़ा सा गुस्सा किया था कि नहीं नहीं ये नहीं जाएगी, कौन सा तरीका है, लड़की घर की बहू। परिवार में पुरुष वर्ग का सहयोग मिला, महिला वर्ग का थोड़ा सा विरोध हुआ। तो पापा ने कहा भाई देख, वो अपने मायके से भी करती आ रही थी और अब भी कर लेगी तो क्या हर्ज है, मैं साथ जाता हूँ। और पापा साथ गए
वहाँ पे आपके यहाँ घूंघट या पर्दा प्रथा नहीं थी? वो मेरे शादी के तीसरे दिन ही पापा ने कहा था, बेटा तू हमारी बेटी है। ये बात बहुत देखिए कहने नोट करने वाली है। आपके ससुर जी से आपका संवाद तो था, बहुत क्योंकि यदि संवाद ही नहीं है, देखिए यदि संवाद ही नहीं है, आप अपने ससुर जी से घूंघट पर्दे से बात कर ही नहीं सकते या सास के माध्यम से कर रहे हैं। आप इसको देखिए कि समाज एक दिन में नहीं बदला है। आदरणीय के ससुर जी ने उनका सहयोग दिया, संवाद था, यही बड़ी बात है कि सही संवाद था। और उन्होंने उतना कहा कि एक पिता की तरह कि मेरे साथ चलो। आपकी सासू माँ के विरोध को भी उन्होंने दबाया। और ये वाली बात तो मैं कहूँगी, मेरे को ये कहूँ कि गॉड गिफ्ट मिले। मायके में पिताजी वो भी, और ससुराल में पिताजी वो भी। मायके में पिताजी, आपको छोटी सी बात बताऊंगी, कुर्बानी पिक्चर उस समय आई थी जब बहुत वल्गर कही जाती थी। आदत थी पहला दिन पहला शो देखने की, तो पापा ने टिकटें मंगवाई हुई थी, चलो। कुर्बानी मनोज कुमार जी की, जो सुनता सेनानी पे आधारित क्रांति थी। नहीं, मैंने कुर्बानी, अच्छा, जीनत अमान की जो जीनत अमान। तो पापा ने कहा, मैं अपने इंस्टीट्यूट, तब मैं टाइप शॉर्ट हैंड सीखती थी, वहाँ गई तो उन्होंने कहा कि नहीं, वो पिक्चर ना पापा के साथ देखने की नहीं है, तुम कल ऐसे करना, क्लास में आ जाना, तो नहीं जा पाओगी। मैं क्लास में पहुंची, अपना क्लास कर रही थी, फ़ोन बाहर से आवाज़ आई, बिटिया को भेजो, क्योंकि वो जो इंस्टीट्यूट था वो सारे पापा से पढ़े हुए स्टूडेंट से। अच्छा, आपके पिताजी? हाँ, अध्यापक थे आपके पिताजी? मेरे पिताजी अध्यापक थे। जी जी। जब वो आए, आगे बुलाया, तो बाहर आपके पापा आए, मैं आई, उन्होंने कहा कि चलो हमारे साथ। मैंने कहा डैडी मैं बाद में देखाऊंगी। तो उन्होंने कहा बेटा एक बात याद रखो, अगर आपने अपने पापा के सामने जो काम कर सकते हो वो आप समाज में कहीं भी नहीं करोगे। अगर कोई गलत चीज़ है तो आपको पापा समझा सकते हैं, मम्मी समझा सकती है, भाई बहन समझा सकते हैं, दूसरा आपका हमेशा जो है गलत फायदा उठाएगा। आप ये चीज़ समझो। मैं पापा के साथ गई, उनके साथ पिक्चर हम सब पूरा परिवार देख के आए थे। और आके रात को हमारे यहाँ एक और बहुत अच्छी परंपरा थी, हम रात को 8 से 9 बजे के टाइम में हम सब पेरेंट, मतलब भाई बहन, मम्मी पापा के साथ पूरा परिवार बैठते थे और काम से फ्री हो चुके होते थे। वो तो आज भी आपके यहाँ है? हाँ, 7 बजे हमारे यहाँ डिनर। आज हमारे यहाँ ये बड़ी समस्या हो गई है कि एक तो रात्रि भोज का कोई समय नहीं रहा है, बेवक्त लोग खाते हैं। आपके परिवार में आज भी 7 से 8 के बीच में रात्रि भोजन हो जाता है और लोग इकट्ठे बैठ के आप लोग अपनी बातचीत करते हैं दिन भर? नॉट 7 से 8, 6:30 से 7 बजे में ही हो जाता है। अच्छा, और परिवार में सब इकट्ठे बैठते हैं, जो आज के लिए एक लग्जरी हो गया है, क्योंकि सब अपने अपने कमरों में मोबाइल या लैपटॉप पे हैं, लोग ब्लिंकिट करके घर में मंगा लेते हैं, कोई सुनता नहीं है। ऐसे में मैं कभी ये बात सोच भी नहीं सकती थी, अब से 1 दशक पूर्व हम ये सोच नहीं सकते थे कि मैं आपका साक्षात्कार लूंगी और हम इस बात पे इतना जोर देंगे। आज हमारे लिए समाज हमारा कहाँ जा रहा है कि हम लोग इकट्ठे बैठ के खाना खा रहे हैं, सारे दिन भर की बातचीत कर रहे हैं, ये एक उपलब्धि है। तो ये एक चिंतनीय और शोचनीय विषय है कि हमें इस बात को आगे लाना पड़ा कि आपके परिवार में ये परंपरा थी जो बहुत से परिवारों में रही और वो लुप्त हो गई है। ये कितनी दुख की बात है कि आपके परिवार में अभी भी चल रही है, बाकी परिवारों में क्यों नहीं है। आप ये देखिए कि हम अगर सारे मिलके एक टाइम भी, कोई आप सुबह को ले लीजिए, शाम को ले लीजिए, दोपहर को ले लीजिए, एक टाइम पे हमें मिलकर खाना जरूर खाना चाहिए। अवश्य। उससे आपका प्यार बनता है, स्नेह बनता है, आपकी ज़रूरत महसूस होती है। और कई बार होता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे यहाँ नहीं होता, आजकल मेरे यहाँ भी थोड़ा सा ही होता है कि अगर कोई फ़ोन आ गया तो हम खाते में उठा लेते हैं, पर अगर हम अपने पेरेंट्स के टाइम में जाएं, बज रहे फ़ोन बजता रहे। जी जी। खाने का टाइम है, मतलब खाने का है। एक अनुशासन था, अनुशासनहीनता आजकल हो गई है। नहीं, उसे अनुशासनहीनता भी नहीं मैं कहूँगी, मैं ये मानूंगी पहले हमारा अपने बड़ों के प्रति आदर बहुत साइलेंट होता था जी। अब जो है ना, आदर तो कहीं किनारे पे बैठा हुआ है, मुखारबिंदता और पलट के जवाब देना भी नहीं कहूंगी, आंखों में शर्म है, मैं ये कहूंगी कुछ परिवारों में। पर वो उन्हें ये लगता है कि हमने कुछ परिवारों में हमने फोन ले लिया, अरे नहीं भी जरूरत होगी हम लंबी बात कर रहे हैं। क्यों नहीं भी जरूरत होगी? क्योंकि हम अपने पेरेंट्स को क्या दिखा रहे हैं कि हम बहुत बड़े हैं। आप जितने मर्जी बड़े हो जाओ, एक पेरेंट आज भी 10 बच्चों को पाल सकता है और 10 बच्चे मिलकर एक माँ को नहीं पाल सकते। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही है, अन्यथा वृद्धाश्रम नहीं। अच्छा, अब हम आपके सामाजिक कार्यों पर आना चाहते हैं। परिवार में आपने बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं, बहुत धार्मिक आपके परिवार का
माहौल है। आपकी बिटिया जो है वो 3 बार पोस्ट डॉक्टरेट है, फिजिक्स में उन्होंने पीएचडी किया है, प्रोफेसर हैं, इस समय ब्राज़ील में है, ब्राज़ील और जापान, मतलब दुनिया के बहुत से देश विदेश की यात्रा वे करती हैं, प्रोफेसर हैं, और फिजिक्स एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है। उसके बाद अपने नाम के आगे डॉक्टर नहीं लगाती हैं, बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं। ऐसे संस्कार आपने दिए हैं, और आपके बेटे से भी मैं मिली हूँ, बहुत ही संस्कारी, बहुत अच्छे बच्चे हैं आपके। आदरणीय, हम आपके जो सामाजिक कार्य हैं उन पर आना चाहते हैं। महिला प्रगतिशील में और भारत विकास परिषद से, वैसे तो आप आर्य समाज से भी जुड़ी हैं, और आपके अनंत सामाजिक कार्य हैं। जैसे मैं बताऊं, स्वामी दयानंद अस्पताल है, पूर्वी दिल्ली में स्थित है, वहाँ आप निरंतर कई वर्षों से आप जच्चा बच्चा के लिए कपड़े और दुनिया भर की चीज़ें, कम से कम 12-13 साल हो गए। 12-13 साल से आप ये कार्य कर रही हैं। महिला प्रगतिशील से आप कैसे जुड़ी, भारत विकास परिषद से कैसे जुड़ी? आपको लगभग 25 वर्ष होने जा रहे हैं, 25-30 वर्ष इनसे जुड़े हुए। तो आप इनके विषय में बताएं कि भारत विकास परिषद वैसे बहुत प्रसिद्ध है, पर हम आपके मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे इसमें किस तरह सहयोग है। मैं इसे भी स्टार्टिंग से बता देती हूँ। सबसे पहले जैसे मेरे पापा ने मुझे बाहर, फादर इन लॉ ने बाहर निकाला एसोसिएशन में, और मैं RWO की बी ब्लॉक की जनरल सेक्रेटरी रही हूँ 13 बी ब्लॉक विवेक विहार विहार हमारा कई ब्लॉक्स में बटा हुआ है, उसमें से बी ब्लॉक में आपका निवास है। हाँ, मैं बता दूं, वहाँ की आप जनरल सेक्रेटरी रही। वहाँ मैं रही हूँ, और वहाँ पे मैंने बहुत, अगर कहूँ, हार्ट कैंप, ब्लड कैंप, पोलियो कैंप्स, डेंटल, हेल्थ चेकअप बहुत लगाए हैं। और समाज के लिए हर एक की, मेरे पास एक ही चीज़ है जी, सुनने के लिए आपके पास पेशेंस होने चाहिए, अगला बताने वाला हो, उसके बताने के बाद आप उसे जो भी ऑर्डर करेंगे या समझाएंगे वो पक्का मानेगा। तो ये कैंप्स आप अकेले लगाती थी? नहीं, मैं सारे एसोसिएशन के साथ मिलकर लगाते थे। एसोसिएशन, वो एक ग्रुप था हमारा। अच्छा, उसमें महिलाएं कितनी थी? आप अकेली महिला थी? एलोन। क्योंकि मैंने आपके बारे में ना तकरीबन 12-13 वर्ष पहले अखबार में एक लेख पढ़ा था, इंग्लिश के पेपर में भी आए थे, हिंदी में, तब मैंने आपके विषय में जाना बहुत विस्तार से। इतना विस्तार से मुझे तब पता नहीं था, लेकिन आपने परिवार को हमेशा प्राथमिकता दी, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, बच्चों को देखना। जबकि आपके ससुर जी की तबीयत बहुत ख़राब थी जो अंतिम समय था, तो मैंने ये देखा कि आप किसी भी कार्य में हो, सामाजिक कार्यों में बहुत सक्रिय हैं हमारे यहाँ विवेक विहार में, लेकिन पिताजी के भोजन का मतलब एक बहू का भी कर्तव्य होता है, जो आजकल की बच्चियों को सीखना चाहिए। इतना कार्य करते हुए पिताजी के भोजन का समय है तो आप नहीं रुकती थी, कभी सारे काम छोड़ के मैं वापस आऊंगी। पिताजी के भोजन का समय है, और आपके पतिदेव भी आपके हाथ का भोजन ही पसंद करते हैं, बाहर कहीं भी है आदरणीय मैंने देखा है उसी समय, नहीं अब मेरे पति, मतलब आपके हाथ का खाना। और बिटिया भी पूरी दुनिया में घूम रही है, सबको पढ़ा रही है, प्रोफेसर हैं, लेकिन माताजी के हाथ का भोजन पसंद है। तो ये आपके परिवार के संस्कार, आपके मायके के, आपके ससुराल के, जिसमें महिलाओं को प्रगति करने के लिए कहा गया, लेकिन अपने मूल्यों और संस्कारों को भी रखा गया। ये मेरे मायके का था जी, जो मैंने मैं बहुत थोड़ा सा ज़्यादा पहले चल लूँ तो मैं अपनी दादी जी के टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पे आ जाती हूँ, जबकि मैं पैदा नहीं हुई थी। जी, सन 47 खूब पार्टीशन में हमारा परिवार भी 1 साल पहले आ गया था। 46 में। कहाँ से आए थे आप लोग? हम लोग डेरा गाजी खां से आए थे, हमारे फादर बताते जो अब पाकिस्तान में है। हाँ, मंडी मियाँ चनू नाम था। वहाँ से आप लोग यहाँ दिल्ली आए? वहाँ पे वो लोग दिल्ली आए, आके उन्होंने अपना सेट किया। मेरे फादर ने यहीं मैट्रिक वहाँ के होके आए थे, और दिल्ली में आके उन्होंने FA की थी। उस समय FA कहा जाता था। मैट्रिक वहीं पाकिस्तान से करके? हाँ, मैट्रिक पाकिस्तान से जी। मेरी मदर इन लॉ रावलपिंडी की थी, वो भी मैट्रिक वहीं से करके आई। जी। और मज़े की बात यह है, 1947 में जो सबसे रंगीली शादी हुई थी वो मेरी मदर और फादर की हुई थी। आपके माता पिता का? हाँ। उसके बाद पूरा पार्टीशन का हल्ला हो गया था, और मेरे ख्याल से वो हमारे यहाँ रिवाज है पग फेरे का, या दोबारा से बेटी ने जाना है, वो फेरा भी नहीं लगा था, क्योंकि वो पार्टीशन का हो गया था। और मेरी मम्मी मासी भी मेरी कहती थी कि जितनी शादी रंगली तेरी माँ की हुई है, और उतनी ही कंजूसी से शादी मेरी हुई है। वो पार्टीशन के बाद दिल्ली आके हुई थी। और मैं कहना चाहूँगी आज करोड़ों शादियों में लग रहे हैं, मेरी मासी की शादी सिर्फ 100 रुपये में हुई थी उस समय तो 100 रुपये होते थे। 100 रुपये में पूरा परिवार चलता था। और मतलब नहीं, परिवार पूरा 20 रुपये में चल जाता था। अच्छा, 100 रुपये में शादी हो जाती थी। 100 रुपये में शादी हो जाती थी। देखिए अब हम कहाँ पहुँच गए हैं। मैं देखिए सन 47, आप जो ये हमारा देश का विभाजन हुआ,
इसका दंश कितने परिवारों ने कितने तरह से झेला है। अब आप ही के परिवार में आपकी माता पिता की इतना धूमधाम से विवाह संपन्न हुआ और आपकी माता जी की छोटी बहन आपकी मौसी का विवाह 100 रुपए में हुआ। इतना परिवारों पे एक ये पहलू आपसे मैं सुन रही हूँ, क्योंकि बाकी चीजें तो बहुत सुनी हैं जो बहुत दुखद हैं, पर इस प्रकार का पहलू मैंने आपसे सुना कि ये भी। और मज़े की बात बताऊं, आज की डेट में मतलब मेरे मामा ही एक्सपायर हो चुके हैं जी। मजनू का टीला आपने आज जी, भी जी, सुना बिल्कुल। होगा। उस साइड में जंगल होता था विजयनगर से वहाँ लेकर। अच्छा। तो मेरे मामा ही हांगकांग के बिजनेस टाइकून रहे थे। जी जी, हांगकांग के। हांगकांग में अपने अच्छा। टाइम में। तो वो वहाँ पे पंचर लगाया करते थे। अच्छा। साइकिल, कोई रेयर मोटरसाइकिल या बाइक आती तो वो थी। देश आजाद हुआ था और यहाँ विस्थापित होकर आए थे, इसलिए ये कार्य करना पड़ रहा है। हाँ, और नहीं, आप पंजाबी कम्युनिटी के लिए मैं ये तो कहूंगी बहुत मेहनत कश आप लोग होते हैं। आप लोगों ने अपने को मतलब उठा के दिखाया दोबारा। सच्चाई वाली बात है। उन्होंने जी। मतलब पंचर लगाते थे, और मजे की बात है उनसे कोई पूछता था तो उन्होंने क्या पहने होते थे? सूट पहने होते थे। अच्छा। आप विश्वास मानिए, आज हमारे यहाँ पे दर्जी बहुत फ्लॉरिश कर रहे हैं जी। हम इतनी महंगी महंगी सिलाइयाँ देते हैं। और उस समय मेरी नानी जी घर में 3 पीस सूट सीती थी अपने सारे। उनके 4 बेटे थे, 3 दामाद थे, सबके वो सूट सी देती थी। कमाल है। मतलब परिवार में जैसे कहते हैं ना कि गृहिणियां ऐसी होती हैं कि एक एक पैसा बचाना, तो वो, और उस समय जब इतनी अच्छी शादी धूमधाम से संपन्न परिवार रहा होगा, बाद में ये स्थिति आ गई। लेकिन बात ये है कि आपको कितनी प्रेरणा परिवार से मिली, पंचर लगाने से लेकर वो हांगकांग के टाइकून बने। हाँ, ये बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी। और फिर भी आपकी माताजी इतना डाउन टू अर्थ की, आपकी शुरुआत वहां से हुई थी कि ये खाना है उस दादी को दे दो, उस अम्मा को दे दो, तो ये भाव आपके अंदर वहां से आया। दूसरा, आप उसके साथ साथ मेरी अपनी परदादी से भी आया। जी जी। तो वो आपके रक्त में है, परिवार में, संस्कार में आपके। जी जी। पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान से ट्रेनें आ रही थी, पुरानी दिल्ली स्टेशन। जी जी। और सब मोस्टली पता नहीं, कोई 2 दिन का, कोई 8 दिन का, कोई 10 दिन का, कोई 15-15 दिन का भूखा। मतलब मैंने मम्मी से पूछा है, वो कहते थे कि सोते नहीं थे हम लोग। हाँ हाँ हाँ। रात को हमने सब्जियां काटनी है, बनानी है, फुलके बनाने हैं, तो हम क्वेश्चन होता था, जैसे आप क्वेश्चन करती हैं, मम्मी इतना गेहूं और आटा कहाँ से आता था? हाँ हाँ, मैं पूछने वाली थी आपसे यही बात। मतलब हमारे फोरफादर्स की ज़मीनें थी वल्लभगढ़ में। मतलब हमारी दादी में, मैं सोच सकती हूँ, इमेजिन कर सकती हूँ कितनी ताकत रही होगी। हमारी मम्मी कहती थी वहाँ वो जाती थी, अपना सारा गेहूं लेके आती थी, वो सिर के ऊपर 2, क्योंकि परिवहन साधन नहीं थे जी, बहुत दूर तक आना पड़ता था, 2 कनक की बोरियां 100-100 किलो की, 2 घी के टीन कैसे उठा के लाती होंगी, इमेजिन। और मतलब जो लोग वहां से आए थे विभाजन के बाद यहाँ पर आए, हाँ, उनके भोजन की व्यवस्था के लिए जाती थी, लेके आती थी। और वो भी तो यही थी, मतलब वो तो पाकिस्तान से वो भी तो आई थी। हाँ, वो 2 साल पहले आ गए थे। वो लोग 2 साल पहले, यही मैं जानना चाह रही थी। 2 साल पहले आ गए, मतलब 2 साल पहले आपकी परदादी यहाँ आ गई थी, और उसके बाद विभाजन में जो लोग आए उनके लिए इतना सेवा भाव। आप सोचिए, मेरी बुआ, मेरी 2 बुआ, 3 बुआ और मम्मी, और जो आसपास रहते होंगे वो भी करते होंगे। जी जी। आटा पीसना और खुद मतलब सब्जी काटना, और मतलब रात भर जाके खाना। उस समय मतलब कुछ तो आयु रही होगी, युवती तो नहीं थी, तो वो भोजन का मतलब विभाजन से जो शरणार्थी आए थे हमारे देश में, उनके लिए भोजन की व्यवस्था देखिए बहुत बड़ी बात है। और टाइम होता था कि इस टाइम पे ट्रेन आएगी, वो दौड़ी पहले जाती थी, वहां पहुंच जाती थी। जिसको भैया 2 दिन के भूखे हो तो तुम 2 फुलके खा लो। इस समाज सेवा को कहीं निकाला नहीं गया। ये समाज सेवा जो सच्ची है, ये भी आपके, जैसे आपके पास इतनी उपलब्धियां हैं, मैं आपसे कहूँ कि मैं आदरणीय से पूछ रही थी अपने विशेष उल्लेखनीय सम्मान बता दें, तो आपने जो मुझे उत्तर दिया, आप उनके मुझसे ही सुनिएगा, बहुत मार्मिक था। क्योंकि सम्मान इतने हैं और इतने बड़े स्तर पे मिले, एक का भी नाम आपने बताया, जबकि मैं स्वयं साक्षी हूँ, मैंने सब देखे हैं, देख कर आई हूँ। आप बताएं आपने क्या कहा था सम्मान के विषय में? सम्मान जो है किसी का नहीं है, पत्रों में सम्मान नहीं है। सम्मान ये है जो आपके दिल में, मैं लोगों के दिल में बसती हूँ, इससे बड़ा सम्मान मेरे को और कुछ नहीं। और आप लोगों के दिल में बसती हैं, इसकी गवाह मैं स्वयं हूँ। इतनी समाज सेवा आपने की है। हम महिला प्रगतिशील और भारत विकास परिषद के विषय में बात कर रहे थे, उसके विषय में आप बताएं कि वहाँ आप किस पद पर कार्यरत हैं और क्या कार्य है और क्या करते हैं आप लोग? महिला प्रगतिशील में मैं सेक्रेटरी हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ जी।
भारत विकास परिषद के मैं स्टेट लेवल, जोन लेवल, अब मैं रीजन लेवल पे हूँ। अच्छा, राष्ट्रीय स्तर पे है जी। नहीं, नेशनल स्तर अलग है जी। उससे पहले रीजनल लेवल है, अच्छा अच्छा उसमें हूँ। जी, और मतलब क्षेत्रीय स्तर हुआ, क्षेत्रीय regional स्तर level। जी। हाँ। हमारा भारत विकास परिषद 6-7 हिस्सों में बटा हुआ है, जी, मैं जी। क्षेत्रीय स्तर पे जी हूँ, जी। नॉर्थ के। हम्म। और जहाँ तक काम कहें, हम 5 सूत्रों पे काम करते हैं। सेवा, संपर्क, सहयोग, संस्कार और समर्पण। क्या बात है। हमारा संपर्क होगा तो हम सहयोग कर पाएंगे, जी। सहयोग कर पाएंगे तो सेवा अपने आप हो जाएगी। हम्म। सेवा कर रहे हैं तो उसमें हम क्या कर रहे हैं, संस्कार बांट रहे हैं। बिल्कुल। अगर हम सेवा कर रहे हैं, हमारे बच्चे देख रहे हैं, आस पड़ोस में भी सब देखते हैं, या जहाँ जा रहे हैं वो भी देखते हैं। और ये समर्पण, जब हम अपने तन मन धन से समर्पित होते हैं, जरूरी नहीं कि मेरे पास धन हो, जरूरी नहीं आपके पास तन हो। जी जी। आपके पास धन है, मेरे पास तन है, मतलब मन यथासंभव प्रयास से जो प्रयास जैसा से सहयोग जो जैसा कर पाए। सहयोग मतलब करें। भावना होनी चाहिए, भावना आपकी। होनी तन मन धन से आप कोई समय ही दे सकता है, धन नहीं दे सकता, तो समय बड़ा अमूल्य है आजकल। और हमारे भारत विकास परिषद ने संस्कारों पे बहुत महत्व दिया है। जी। जैसे प्राइमरी बताऊंगी, 1962 में जब चाइना वार हुई थी जी। तब उस समय काफ़ी हमारे सैनिक जो थे अपाहिज भी हुए, जी जी। कोई अंगविहीन हुए, बहुत चीज़ों का फर्क पड़ा था। तो उस समय डॉक्टर सूरज प्रकाश जी थे। जी जी। वेस्ट दिल्ली पटेल नगर में। जी जी। डॉक्टर लखोतिया थे, जो एडवर्ड लाहौटी जी थे। जी जी। इन सब प्रबुद्ध लोगों ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाई कि सरकार तो जो करी है वो बहुत कम है। जी जी। वो अपनी तरफ से बहुत अच्छा करी है, तो हमारे पास फंड्स हैं, इच्छा है, मतलब एक नागरिक होने का समाज का सहयोग है, मानवता के नाते तो उन्होंने इसकी स्थापना, उन्होंने पहले सहयोग किया, संपर्क करके सहयोग किया। फिर उन्होंने कहा हम इसे एक मुट्ठी बंद कर देते हैं। तो भारत विकास परिषद नाम ही है भारत विकास परिषद। तो भारत का विकास, भारत के जन जन का विकास, जन जन का विकास, उसमें संस्कार भी है, सेवा भी है। अगर आप ये दोनों काम करेंगे तो आप समर्पित रहेंगे। नहीं, आपके अंदर धार्मिक भाव भी बहुत है, आपके यहाँ परिवार में उसी तरह से सब कुछ चल रहा है। जबकि मैं आपसे बार बार इस विषय पे इसलिए इतना जोर दे रही हूँ कि बिटिया इतनी उच्च शिक्षा प्राप्त है, देश विदेश घूमने वाली आपकी बिटिया, प्रोफेसर, पोस्ट डॉक्टरेट, लेकिन उसके संस्कार जो आपने कहा आज भी परिवार में आए तो खाने के समय सब बैठेंगे, बातचीत करेंगे, थोड़ा सा भी लोगों के पास उपलब्धि हो जाती है तो आजकल दिमाग खराब हो जाता है, लोग सीधे मुंह बात नहीं करते। थोड़ा सा काम करने के बाद भी लोग भागते हैं 4 उपलब्धियां दिखाने के लिए, और पैसे दे देकर भी साक्षात्कार करा रहे हैं, जो कि मुझे बहुत ही निंदनीय लगता है। देखिए, और आपकी इतनी उपलब्धियां और इतना काम, सामूहिक विवाह जो प्रमिला बाई चौहान मूक बधिर विद्यालय पूर्वी दिल्ली में है, वहाँ मैं स्वयं साक्षी हूँ, आप कितना कार्य करती हैं वहाँ जाकर। और जो ब्लड डोनेशन कैंप आपने बताए, सामूहिक विवाह बताए, दुनिया भर का काम। और साक्षात्कार के लिए मैं आज 8-9 महीने हो गए 10 महीने होने जा रहे हैं कहते हुए कि नहीं अभी ये कार्य है, अभी वो कार्य है, अभी वो, मतलब आपको अपने आप को हाईलाइट करने का शौक नहीं है। मैं इसलिए आपको यहाँ लेकर आई हूँ आदरणीय, ताकि देश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, जुड़ना। और दूसरा, लोगों का दृष्टिकोण, कि लोगों का कहना है कि नहीं आज जमाना ऐसा हो गया, तो आप उसके लिए एक उदाहरण है, आप और आपका परिवार। इस जमाना बदलने में जो लोग थे वहां से आप हैं, आपका परिवार उदाहरण है। बहुत क्लियर बात कहना चाहूंगी जी। पार्टीशन से आए जी इन दिल्ली में। जी। मैं कहूँ कि पाकिस्तान में कोई संकीर्णता थी नहीं थी। मेरे मदर के तीनों बहनें वेल एजुकेटेड पाकिस्तान से थी। अच्छा, रावलपिंडी से। आपकी माताजी, आपकी मौसियां सब मतलब रावलपिंडी में? हाँ। तो मतलब आपके परिवार में शुरू से ये शिक्षा आपको, नारी उत्थान देखिए चल तो बहुत समय से रहा है, बहुत से समाज सुधारक। आप एक छोटी सी बात बताती हूँ, पार्टीशन से पहले की बात है। जी जी। गांधी जी का कोई वो चल रहा था, कैंपेन चल रहा था, वो रावलपिंडी आए तो उन्होंने कहा इस समय हमारे पास फंड की कमी है। मेरी मम्मी और मामा जी भी गए हुए थे वहाँ सुनने, गांधी जी को। हाँ, गांधी जी के उसमें उन्होंने गए, 2 चूड़ियां पहनी हुई थी मेरी मम्मी ने गोल्ड की, मतलब उस समय में गोल्ड। आपका परिवार तो काफी संपन्न था ना, जैसे आपने कहा अच्छी सी शादी हुई। अच्छी सी शादी। मेरे एक्चुअल में जो नाना जी थे वो
रावलपिंडी के स्टेशन मास्टर थे। अच्छा। और उन्होंने बहुत, नानी जी मेरे अपने आप सिलाई कर लेते थे, तो उन्होंने कभी नाना जी से नहीं कहा था कि मुझे कुछ चाहिए। घर में भरा पूरा परिवार हो जाए, तो क्योंकि उन्होंने उस समय भी पैरेलल थे दोनों। अच्छा। आप ये देखिए ना, अगर मतलब आज की तब डेट भी में उनका सहयोग था, ऐसा नहीं है कि नारी का सहयोग, नारी का सहयोग था, और आर्थिक रूप से भी वो सहयोग कर रही थी। मतलब ये एक उपलब्धि है आज के। देखिए, महिलाओं को निकलना तो दूर की बात है, लोग पढ़ाते नहीं थे कि बेटी, मतलब होते थे कि अरे 10वां पास हो जाएगी। हमने अपनी नानी जी के मुंह से सुना है कि भाई उस टाइम पे वो कहते थे, क्योंकि मेरी परनानी भी प्रिंसिपल थी, तो मैंने ये चीज सुनी कि वो कहते थे अरे ये पढ़ लेगी तो इसकी शादी ही नहीं होगी। लेकिन देखिए, समाज में हमेशा एक वर्ग ऐसा रहा है, और आप भी देखिए इसी समाज के वर्ग से ही आई हैं, कोई राजनीतिक परिवार से नहीं, कुछ नहीं। अब राजनीति पे आते हैं, राजनीतिक परिवार की बात हुई। देखिए आदरणीय, आपकी उपलब्धियां इतनी हैं, मुझे आप ये बताएं, जब आप इतना कार्य कर रही हैं, आपने कोई क्षेत्र छोड़ा नहीं है। आपने कहा कि भोजन वितरण से लेकर के कोरोना काल में आप लोगों ने बहुत सेवा करी है। फिर आपके जीवन के एक व्यक्तिगत पहलू पे मैं आऊँगी, उससे पहले जो मैं आपसे पूछ रही थी इस विषय में, आप मुझे बताना चाहें कि ये सब चीज़ें जो आप इतने समय से करती आ रही हैं, तो फिर राजनीति में जाने का तो बड़ा आसान रास्ता था। 30 वर्ष पूर्व की बात अगर करें, चलो 2 दशक पहले की, 20 वर्ष पूर्व की बात करें, तो इतना कार्य करने पे तो टिकट आराम से मिल जाती है आपको, क्योंकि आप बहुत प्रसिद्ध रही होंगी। उस समय महिलाएं नहीं निकलती थी। मैं सिर्फ अपने विवेक विहार क्षेत्र की बात भी करूं तो एक आध राजनीतिक परिवारों को छोड़कर बाकी महिलाएं अग्रणी नहीं थी। हालांकि इंदिरा गांधी जी हमारी रही हैं, शीला दीक्षित जी रही हैं, लेकिन मैंने कहा ना, अपवाद छोड़कर एक मध्यम वर्गीय परिवार की हम बात करें, उसमें आपके जब परिवार से इतना सहयोग मिला, तो फिर आप राजनीति में क्यों नहीं? मेरे पास आज की डेट में भी हमारे परिवार के लोग, मतलब समाज के लोग, नॉट परिवार और समाज, क्योंकि मेरे परिवार में ना मेरे हस्बैंड को राजनीति पसंद है, ना मेरी बिटिया को, क्योंकि आप उनसे बात भी कभी करके देखें तो उनकी मन में राजनीति वर्ड है ही नहीं। सेवा भाव बहुत है। सेवा भाव। अभी ब्राज़ील में रियो में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी गए हुए थे। जी। तो उसके इंस्टीट्यूट में भी आया। अच्छा, आपकी बिटिया के कि आप हिंदू भारत से हैं और प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो इनविटेशन आया। तो उसका फ़ोन आया, मम्मी मैं क्या करूँगी? मैंने कहा बेटा 2 काम हो जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर से भी मिला होगे और क्या कहते हैं, रियो भी घूमाओगे। जी। नहीं मम्मी, मूड नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, जाके देखो, अच्छा लगेगा। उसने प्रोग्राम बनाया, गई भी। पर अगर मैं कहूँ हर चीज़ सही है, पर उसे कहूँ कि राजनीति मेरे बच्चों को भी नहीं पसंद। अच्छा। हमारे समाज में सब कहते हैं कि राजनीति में आओ। नहीं, मैं तो स्वयं आपसे कह रही हूँ, क्योंकि ये सारे रास्ते राजनीति की तरफ मुड़ते हैं। तो आपके मतलब परिवार की तरफ से ये था कि समाज सेवा कीजिए, पर निस्वार्थ सेवा कीजिए, उसके लिए आपको राजनीतिक पद की आवश्यकता नहीं है, आपका ये मानना है परिवार का भी। अगर मैं ये कहूँ कि आज की डेट में कि हमारे समाज में काम करने वालों का रोब नहीं चलता, तो ये गलत होगा। अच्छा, आपने जो काम करवाना है, आपने किसी से भी कहोगे, वो आपके प्यार को, स्नेह को करेगा, आपका व्यवहार कुशलता देखेगा। व्यवहार कुशलता देखेगा जी। और राजनीति में अगर आपने काम करना है तो भैया काम एक होगा, 3 काम और निकाले जाएंगे। वो क्षेत्र अलग है ना, वो क्षेत्र अलग है, वो आपका क्षेत्र नहीं है। इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि मेरे को सिर्फ फोकस है अपने काम, निस्वार्थ निष्काम मानव सेवा पर है। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बहुत ही अहम प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो हमारे दर्शकों के लिए बहुत अहम होगा। एक नारी हैं आप, एक महिला हैं, एक गृहिणी हैं, पत्नी हैं, बहू हैं, माँ हैं, उसके बाद आप समाज सेविका हैं, बेटी हैं, बहन हैं। इतने सारे जो उत्तरदायित्व आपने बड़ी कुशलता पूर्वक निभाए हैं, और मैं इसलिए ये कह सकती हूँ क्योंकि मैं उसके स्वयं साक्षी रही हूँ। परिवार आपके लिए हमेशा प्राथमिकता पे रहा है, उसके बाद आपका समाज सेवा है। अब आप मुझे ये बताएं, जब आपके परिवार से इतना सहयोग मिला, आपके पतिदेव का, आपके ससुर जी का, देखिए उस समय में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा रहा होगा, क्योंकि मैंने स्वयं भुगता, मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, आप जानती हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि विरोध न किसी ने किया। जब आपको इतना आगे आने को मिला, आप इतना काम करेंगी, आपने कहा मैं RWB ब्लॉक, हमारा जो विवेक विहार है वो 4 ब्लॉक्स में बटा हुआ है, आदरणीय का निवास में पहले बता चुकी हूँ, बी ब्लॉक में, उसमें आप RW एसोसिएशन में थी, और आपने कहा कि जी मैंने कैंप्स लगाए। मैंने कहा किसके सहयोग से? तो आपने कहा और महिला आप अकेली थी उसमें।
तो मैं ये तो मान ही नहीं सकती और ऐसा हो ही नहीं सकता। आप, मुझे पता है आपको आदत नहीं है विपरीत बोलने की, आप कभी नकारात्मक नहीं बोलती, लेकिन हमारे दर्शकों को आप बताएं, ये मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये प्रश्न। एक नारी होने के नाते आपका विरोध अवश्य। चलिए मैं दो छोटी आपके सी परिवार में आपने कैसे सामना दो छोटी सी बातें स्वागत है, ज्यादा। हमारे दो प्रबुद्ध लोग, दो तीन हमारे, मैं कम्युनिटी हॉल में बैठती थी, हमारा RW का ऑफिस वहीं था, जी जी, वहाँ बैठती थी, तो दो तीन जने आए, उन्होंने कहा कि बेटा काम करना बहुत अच्छी बात है, आप ना बाहर निकले हो, सब कुछ है, परिवार भी देखते हो, तो ठीक है, पर किसी ने ऐसे ना छींटे दिए ना तो आप बैठ जाएंगे। मतलब किसी ने किरदार पर उंगली उठाई, किरदार पे, आपका ये मतलब चींटे का मतलब ये हुआ चरित्र पर कुछ, चरित्र पर जी। फिर तो मैंने कहा जी मैं पंजाबी बेटी हूँ जी, जहां तक मेरे चरित्र की बात है ना, अगर वो उठाएगा तो सफाई भी मैं ही देने वाली हूँ, और मानने के लिए समाज में उठाएगा ना तो समाज में मेरे को प्यार इतना करते हैं जो मुझे जानते हैं, उसका जवाब वही उनको मुंह तोड़ देंगे। हाँ, और आपने भी जवाब दिया था, वो मुझे मालूम है कि जो जवाब लोग देंगे वो देंगे। और मतलब देखिए, महिला का दुर्गा का भी रूप मैं है। आज भी कह सकती हूँ, मैं बहुत क्लियर हूँ, अगर कोई मेरे चरित्र पे आवाज उठाएगा ना चीर के रख दूं जमाने में कोई। नहीं, बिल्कुल सही बात है, नारी को चंडी और दुर्गा का मतलब रूप धारण ये करना ही नहीं पड़ता है कि मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आज मेरे माँ बाप ने मुझे हर चीज सिखाई। मैं स्काउट्स में भी रही, एनसीसी भी रही, और मैं बुल फाइटर भी थी जी। तलवार चलानी मुझे आती थी, लाठी चलानी मुझे आती बताइए सभी कुछ, मतलब शस्त्र विद्या में भी पारंगत किया, पारंगत की थी। आईपी कॉलेज में भी मैं जाती थी, स्पेशल प्रैक्टिस के लिए जाती थी। अगर मेरे पेरेंट्स मुझे सिखा सकते थे तो मुझे एक बात बताइए, आज की डेट में सच में इतना असुरक्षा है। हाँ, महिलाओं और हमारी बच्चियां असुरक्षित हैं, उनके लिए हम क्या ये नहीं कर सकते? सेल्फ डिफेंस बहुत छोटा है, मैं आज भी कहूंगी। आत्मरक्षा के लिए ये सब, आत्मरक्षा के लिए हर शस्त्र की आवश्यकता, बिल्कुल आवश्यकता है। लीबिया में जाइए, इजराइल में जाइए, वहां छोटे से 2 साल की बच्चे को आता है शस्त्र विद्या। बोलना बाद में सीखते हैं, उन्हें शस्त्र चलाना सिखाते हैं। हमारे यहाँ वो निशानेबाजी वाली एक गेम ला दी जाएगी। आज तो ये आवश्यक हो गया है, आज तो छोटे छोटे बच्चों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। मैं तो बहुत क्लियर हूँ अपने आप में, मैं बहुत जल्द, सच में कामना जी, मुझे सिर्फ 2-4 हाथ चाहिए जी, जो मैं शस्त्र विद्या भी बच्चों को सिखाना चाहती हूँ। हमारे हर बच्चे को, जितनी भी हैं, पार्क में लड़कों के साथ बैठना अलग बात है, उन लड़कों से अपनी सुरक्षा करना वो अलग विषय, वो अलग बात है। ये हमारे संस्कार हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बेटों के साथ, जरूरी नहीं है कि बेटियां घर के झाड़ू पोछे करें, क्यों नहीं बेटा करते? बिल्कुल। आज मैं छोटी सी एक बात और बताती हूँ अपने मायके की। जी जी। हम लोग कल्याण विहार शिफ्ट हुए तो हम वहाँ भी आदत थी, हम सुबह सुबह ना फ्री हो जाते थे और कहीं जाना होता था तो हम सब मिलके बहन भाई काम करते थे जी। और मैंने कहा भैया ठीक है, मैं कपड़े धो लेती हूँ। कहते हैं तो फटाफट कपड़े धो, चलना है 9 बजे, तो मम्मी खाना बनाएंगी तो हम सफाई कर लेते हैं। भैया ने लिया, पहले झाड़ू लगा दिया। उस टाइम में मैं आपको ये बात बता रही हूँ 85 की, तो वही ना 4 दशक पूर्व लगभग चले जाएं, 2025 अब आ रहा है। और वो मैं पीछे से पानी जो कपड़ों का निकल रहा था, क्योंकि पानी की सेविंग तब भी हम करते थे, वही साबुन वाला पानी डाल रही थी और झाड़ू मार के निकालते जा। और आपके भैया को बिल्कुल ये लगा नहीं कि मतलब मैं लड़का हूँ? ना ना, क्योंकि आपके परिवार में आपके माता पिता ने इस बात के लिए प्रेरित किया होगा ना? मेरे पापा देखो, सहयोग रहा था। मेरे पापा सब्जी कहते थे मम्मी को, तू भिंडी काटने में टाइम लगेगा, धो के मुझे दे दे। वो नहीं तो अच्छा मैं धो लेता हूँ, धो के पहुंच के काट के देते थे। ये बात तो आज के समय में बहुत आवश्यक है। अब देखिए लड़कियां वर्किंग हो गई हैं तो लड़कों को काम आ रहा है, हम कह रहे हैं जी जमाना बदल रहा है। आपके समय में तो आप लोग देखिए संस्कारों में भी रहे और जमाने से, इसे मॉडर्निटी कहते हैं। आधुनिकता नग्नता नहीं होती है, अर्धनग्नता, नशा करना, आधुनिकता ये होती है। हम स्त्री पुरुष के बात करते हैं कि समीकरण की भी वो समान है, ये है स्त्री पुरुष की समानता, जिसमें संस्कार भी थे, ईमानदारी से समानता, सहयोग। और तो आप भाग्यशालिनी बहुत हैं, आप बहुत सौभाग्यशालिनी हैं। ईमानदारी से बहुत सौभाग्यशालिनी हूँ मैं। प्रभु का अगर ऐसे करके कहूँ ना धन्यवाद, शुक्राना करूँ तो मैं कर सकती हूँ। क्यों?
मैं गोल्डन स्पून सिल्वर स्पून में पैदा नहीं हुई जी, नॉर्मल स्पून में ही पैदा जी। हुई, मतलब घर में पैदा वही हुई। मध्यम वर्गीय परिवार हाँ। था। और उसमें सबसे छोटी होने के कारण बहुत लाडली भी थी। जी। आप देखिए त्योहार होता है, आज तो हम दिवाली पे जाते हैं, चल भैया ले फटाफट टीका किया, टाइम नहीं है, आधे घंटे में हम वापस होते हैं। आगे के परिवार में हमारे पापा के चाचा, मामा के बच्चे, बुआ के बच्चे सारे इकट्ठे एक जगह होते थे, और मेरी मम्मी के पास कम से कम 50 जनों का उस दिन भोजन बनता था। और जो मेरी पुलिस इंस्पेक्टर सिस्टर जी वो बनाती थी। क्या बात है। आज लड़कियां थोड़ा सा बढ़ के कहती हैं घर में हम कुक रखेंगे, मम्मी ये और समस्या हो रही दीदी है। मम्मी और दीदी मिलके बनाती थी। मजे की बात बताऊं, हमारे घर में पापा टीचर थे। एक बार मम्मी हॉस्पिटलाइज थी, तो एक आएगा, दीदी भी हॉस्पिटलाइज थी। जी जी। तो उन्होंने कहा कि डैडी ने कहा कि खाना खाएंगे आप, गुप्ता जी। उन्होंने कहा, उनकी वाइफ भी साथ थी। उन्होंने कहा हम तो भाभी जी को देखने आए थे। तो उन्होंने कहा वो तो हॉस्पिटल में ही है, दीदी भी बिटिया भी वही है। मेरे भाई ने रोटी बनाई तो उन्होंने खा रहे वो कहें कि इक्वल रोटी आ रही है, सेम साइज की। मैं भी गृहिणी हूँ, आज तक मैं इतनी इक्वल नहीं बना पाई जितने आपके भाई साहब बना रहे थे। हाँ, दोनों भाई मिलके बना रहे थे। अब ये देखिए, परिवार में जब विपदा आई, देखिए ये बात बहुत आवश्यक आपने कही, माता जी और दीदी दोनों अस्पताल में। अब मैं उस समय की बात कर रही हूँ, देखिए 4 दशक पहले की बात कर रहे हैं। 4 भी नहीं, 5 दशक पहले। 5 दशक पहले आपके भाई साहब ने रोटियां, समाज में बार बार कह रही हूँ, एक दिन एक रात में नहीं बदला 67 में जी। और आपकी जो दीदी हैं वो पुलिस ऑफिसर, उस समय जैसे आजकल होता है थोड़ा सा भी काम करे कुक रखेंगे, ये बड़ा बुरा ट्रेंड चला है। क्योंकि महिलाओं के हाथ का, देखिए माँ के हाथ का जो भोजन है वो आपका एक कर्मचारी आप रख रहे हैं बनाए, दीदी पुलिस ऑफिसर होके तब भी खाना बना रही हैं। आपने कहा त्योहार पे 50 लोग आए तो माता जी और दीदी मिलके खाना, 12वें तक आपने घर का काम नहीं किया था, चम्मच भी नहीं उठाया। लेकिन यहाँ आने के बाद अपने परिवार में जैसे आजकल एडजस्टमेंट नहीं हो रहा, आजकल बहुत समस्याएं हो रही है। तो आप भी बड़े लाड प्यार से पली हैं, आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, लाड प्यार से पली हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी की हैं, इसके बाद चम्मच नहीं उठाई, लेकिन यहाँ आई तो मैं स्वयं देखती हूँ कि आपके पति देव भी कि भाई आपके हाथ से खाना खाएंगे। अब मुझे एक बात और है जो बहुत ही गंभीर विषय है और बहुत आवश्यक है, जिससे हमारे श्रोताओं को बहुत प्रेरणा मिलेगी। आपका एक बहुत दुर्घटना घटी थी आपके साथ, आपका एक, मैं कहूँगी जानलेवा एक्सीडेंट हुआ था, वो कोरोना काल की बात है। और आपने कोरोना काल में बहुत सेवा, आप जो देख रहे हैं आदरणीय श्रीमती ऋतु भाटिया जी हमारे पास आराम से बैठी हैं, इतनी बातें कर रही हैं। बहुत बुरा समय आया था जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, आप सड़क पे जा रही थी। इसे मैं पॉजिटिवली बोल लूँ? आप पहले मैं ये बताऊं हुआ क्या था। आप मैं तो वही पॉजिटिव एक्सीडेंट नहीं बताऊंगी। हैं, आप पॉजिटिव हैं तभी तो बैठी हैं यहाँ। वो एक्सीडेंट जो आपका हुआ था और उस पर आप 4 महीना बेड रिडन भी नहीं है और कोरोना भी हुआ था आपको, अब आप बताएं वो क्या था? 1 सितंबर 2020 को जी, लॉकडाउन चल रहा था। उससे पहले हम लोगों ने हॉस्पिटल्स में मास्क बांटना, ब्लड कैंप लगाना, किसी को जरूरत समाज सेवा चली रही थी। हजारों आप लोगों ने मास्क बांटे थे कोरोना। बिल्कुल जी। और चांस की बात, हमारे बी ब्लॉक का आर्य समाज के बाहर वाला चौक बहुत व्यस्त है, जैसे आपको मालूम है। वहाँ पे किसी भी काल में भीड़ अच्छी होती है, पर इस कोरोना काल में तो खाली था। नहीं, फिर भी थी थोड़ी बहुत थी। और जिस समय मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं रोड क्रॉस कर रही हूँ, चेक करके किया, आसपास कुछ भी नहीं था, तीनों तरफ से नहीं आया। शायद मुझे लगनी थी, वो जगह निश्चित थी मेरा एक्सीडेंट होना है। कहाँ से वो कार आई, उसने मुझे हिट किया और थोड़ा सा आगे बढ़ के उसने रोक दी। आंटी मैं आपको हॉस्पिटल ले चलता हूँ, हर चीज़ उस बच्चे ने की। मैंने कहा रुक जाओ 2 मिनट, और मैं उठ के देखती हूँ, पर मेरे से उठा नहीं गया क्योंकि फ्रैक्चर हो चुका था। मेरा मोबाइल भी कहीं गिरा, किसी ने आके मुझे उठा के दिया, तो मैंने नंबर मिलाया। मैं अपने एक वहाँ सीए भैया हैं, उनके घर गई थी, तो उनका ही नंबर मिलाया। मैंने कहा भैया ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया। उनके घर में ड्राइवर भी हैं, गाड़ियाँ खुद चला लेते हैं, पर वो पैदल दौड़ते हुए आज आ गए। और उन्होंने भी, सबने कहा हॉस्पिटल चलते हैं। इतनी देर में पुलिस भी आ गए, क्योंकि बीट के बिल्कुल सामने ही एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने कहा जी मेरे हस्बैंड आ जाएं, जहाँ मर्जी ले जाए, मुझे कोई मना नहीं।
जिस समय वो आए वो कहते हैं क्या हुआ, तब तक आप देखिए मैं 15 मिनट सड़क के बीच में बैठी रही हूँ, उठा नहीं गया क्योंकि मंगलवार था, मार्केट भी आधी बंद थी। बच्चे आए, उन्होंने मुझे बहुत ज़बरदस्ती पुलिस वालों की कुर्सी लेके उस पर बिठा बच्चे आपके बच्चे? नहीं, आसपास के बच्चे? आसपास के बच्चे, क्योंकि मैं ये मानती हूँ विवेक विहार में जितने यंग्स हैं वो सारे मेरे सारे यंगस्टर, सारे बच्चे, सारे मेरे बच्चे, पूरा युवा वर्ग जो है वो आपके बच्चे हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर आपको 4 महीने लगे, आप बेड पर थी 4 महीने। ये इच्छा शक्ति होती है ना, क्योंकि इसमें कोरोना भी चल रहा था। एक चीज और बताना चाहूंगी बहुत क्लियर आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी, जो ड्राइवर लड़का था वो जिस दिन मैं आज छुट्टी होके घर आई हूँ, मेरे ख्याल से 5 या 4 सितंबर को उसका जन्मदिन था, वो 21 साल का हो रहा था, बालिग हो रहा था, तब उसका लाइसेंस बना है। भाई जिसने ड्राइवर रखा उसने क्यों रख लिया? जिसने, जो लड़का था उसको आपने रखा, वो ट्रेंड था नहीं था? मैंने उस बच्चे से ये कहा बेटा मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, बल्कि ये पुलिस केस था, ये पुलिस केस, पुलिस ने मेरे से कहा कि आप मैडम करो, मैंने कहा नहीं। उस बच्चे ने गाड़ी रोक दी और मैं, सीधी सी बात है, उस समय पता नहीं क्या मेरे मन में आया या ये को अंदर से आवाज आई कि नहीं इसे छोड़ देती। मतलब आपके, उसने एक्सीडेंट और 4 महीने, देखिए उसमें कुछ भी हो सकता था, और मजे की बात है आपने छोड़ दिया उसे। छोड़ दिया, जिसकी गाड़ी थी, अगर शायद मैं पुलिस में देती कंप्लेंट तो भगतता रहता। हाँ, मैं तो बिस्तर पे रहती। मतलब आपने तब भी क्षमा कर दिया? और वो कोई क्षमा नहीं करता इस परिवार में, कोई आता भी नहीं है पूछने, नहीं आता ना। मतलब पूरे परिवार को क्षमा कर दिया, गाड़ी उनकी बच गई, सब कुछ बच गया। आज तक कोई बंदा पूछने नहीं आया। मैंने सिर्फ एक बार उनके घर से एक फैमिली क्यों आई, एक लेडीज क्यों आई थी, क्योंकि मैंने कहा था जी मुझे उस बच्चे का आधार कार्ड तो दिखा दो, ईमानदारी से। मानवता कितना गिर रही है कि आप अपने बच्चों को, मैं एक ही बात कहूंगी, बच्चों को बाहर निकालो, आजादी दो, सब कुछ दो, पर कानून के दायरे में। मैंने तो भुगत लिया। कोरोना काल में मेरे घर में ईमानदारी से ना तो कोई मेड आ रही थी, ना कोई था। नहीं, कोरोना काल ही चल रहा था। मेरे हस्बैंड ने, मेरी बेटी ने, मेरे बेटे ने, तीनों ने मिलके मुझे उठाया। बहुत क्लियर बात कहूंगी, अगर मैं कहूँ कि मैंने समाज के लिए किया है, मेरे ख्याल से मैंने अपने परिवार के लिए शायद कम ही किया होगा, पर उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा किया। बहुत अच्छा नहीं कहूँगी, उन्होंने अपना फर्ज, संस्कार और सेवा समझ के की। जी, तो आप उठ के जो बैठी हैं क्योंकि ये एक्सीडेंट, मतलब मैं एक छोटा सा और, क्योंकि देखिए मैंने कहा कि मैं थोड़ा कम खा लूँ, मोशन ना आए, टॉयलेट ना आए, तो मेरे हस्बैंड का एक वर्ड था, बिटिया का एक वर्ड था, मम्मी रिकवरी तभी होगी जब आप खाओगे, ये परेशानी मत करो। क्योंकि बिस्तर पे लगना और बिस्तर पे मलमूत्र करना बहुत वो, उसके लिए जिसने आज तक सच में उठाया। मैं आपको एक छोटा सा पहलू बताऊंगी, बहुत आसान नहीं होता करना। मैं अभी ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरी सिस्टर का एक्सीडेंट हुआ था, इरवन हॉस्पिटल ले गए थे, और वहाँ पे तो आपको पता ही है, अब तो बहुत सुधार है, पहले तो क्या हाल रहा होगा सरकारी। तो वहाँ पे रात को लोग रो रहे हैं। मैंने कहा भैया वहाँ पे पापे अंदर, अपने भाई को हम पापे बुलाते हैं, उत्थे बहुत लोग रो रहे हैं। कहते बेटा किसी ने टॉयलेट आया होगा, कोई सुनेगा ही नहीं इतने ना। हम पंजाबी फैमिली है तो इसी तरह से ही बोलते हैं, ना वार्ड बॉय होगा ना होगा, तो ऐसे कर बेड पेन ले और जिसको जरूरत हो उसे करवा दे और धो के आ जा। अच्छा, मतलब ये भी आपने किया? हाँ, मतलब मैं 84 की बात कह रही हूँ। लोग ये नहीं कर सकते हैं ना। देखिए भोजन वितरण करना अलग बात है, लेकिन ये काम जैसे किसी का मलमूत्र त्याग करवाना, क्योंकि वो, और उसको साफ करके आना, ये नहीं कर सकते। मतलब मैं 4 दिन बाद जब दीदी को घर लोग अपनों का भी नहीं करते हैं। मैं 4 दिन बाद जब दीदी को घर लेके आई थी, और वो वार्ड के जो लोग थे सब कह रहे थे बेटा तू क्यों जा रही है, इमरजेंसी के लोग भी कह रहे थे बेटा क्यों जा रही है। नहीं, मैं प्रणाम करती हूँ आपको। नहीं, ये प्रणाम, देखिए दर्शकों को आपके व्यक्तित्व से ये प्रेरणा लेनी चाहिए। मुझे लगता है ये सारे जो पुण्य थे, देखिए हम जो कहते हैं ना कि पता नहीं कौन से जन्मों के, मैं तो इसी जन्म का देख रही हूँ, ये पुण्य होते हैं जो काम आते हैं। जो आपका दुर्घटना घटी आपके संग, उसमें कुछ भी हो सकता था, और यदि परिवार का सहयोग नहीं, और कोरोना काल था, चाहकर भी बहुत लोग नहीं आ सकते थे, और बाद में तो 4 महीने बाद तो बहुत ही बुरी स्थिति हो गई। नहीं, मेरे बच्चों की और हस्बैंड की सच में ये ग्रेटनेस कहूंगी। सबको कह रहे हैं कि नहीं मेरी मम्मी कॉस्मोस में है, वहाँ पे साथ ही कोरोना वार्ड है। कॉस्मोस में बता दूं, हमारे पूर्वी दिल्ली में एक अस्पताल है प्राइवेट। हाँ,
तो आप प्लीज मत आओ। उसने सबको मना किया। जी जी। जिस समय मेरा ऑपरेशन हो रहा था, मेरे बच्चे, एक मेरे ब्रदर हैं अरोड़ा जी, एक वो खड़े थे और थोड़ी देर बाद आके, नहीं उस समय तो सख्ती बहुत थी मतलब ना? सख्ती थी। अच्छा, क्या चोट लगी थी, क्या ऑपरेशन हुआ, थोड़ा बताएंगी आप? कहाँ चोट लगी मेरी थी? थाइस की प्लेट बोन्स टूटी थी और ये घुटने के पास से 2 पेच हैं और पूरी, डॉक्टर का कहना है कि मैंने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी प्लेट डाली है, ये इतनी बड़ी प्लेट है। जी जी। और इसके बाद आप स्वयं चलकर आई हैं स्टूडियो। और उस समय जब हमें इस दुर्घटना के बारे में पता लगा, तो देखिए कोरोना में, लॉकडाउन, आपको पता है क्या स्थिति थी, सभी को पता है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे में ये हो जाना, मतलब लोग डर रहे थे चीज़ों से, वहाँ आप अस्पताल में रहीं। तो मैं ये कहती हूँ कि कई जन्मों के नहीं, इस जन्म के ही इतने पुण्य हैं आपके, इतनी दुआएं, इसीलिए कहते हैं कर्म कमाइए। आपके परिवार ने कभी भी पैसे कमाने के ऊपर, धन अर्जन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। आपने केवल अपने कर्म करो, जो मैंने आपके परिवार से कर्म देखा किए जा फल की इच्छा ना करे ऐसा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, जो हमारी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसका जीवंत उदाहरण आपका परिवार है। अब देखिए, जो ऐसे आपदा भरा समय आया, उसमें ये पुण्य कर्म, ये धन अर्जन था, जो आपका धन अर्जन जिसे हम कहते हैं, मैं ये भर लूं, जिसमें आज आप उठकर बैठी हैं और हमारे समक्ष आप उपस्थित हैं, और ये एक उपलब्धि हमारे लिए है। मैं सौभाग्यशालिनी, और जितने हमारे श्रोता सुनेंगे, आपको सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे, टेक्नोलॉजी का ये लाभ बहुत है कि ये सदा के लिए हो गया कि क्या क्या, मतलब मल मूत्र उठाना सरकारी अस्पताल कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके अलावा आपके परिवार में मतलब ये नहीं रहा कि भाई सदा कि भाई बच्चे भी काम कर रहे हैं, भाई भी काम कर रहे हैं, पिता भी सब्जी काटना, सफाई करना, झाड़ू पोछा, आपके पति का सहयोग, आपके ससुर जी का कहना, जबकि पर्दा प्रथा थी, देखिए कि नहीं बिटिया तुम चलो, बहुरानी चलो, मैं सहयोग करता हूँ। मतलब कितनी उपलब्धियां हैं। और आपकी बेटी, जैसे आज की जनरेशन की युवती है, आज की युवती है, तो बच्चे थोड़ा सा भी करके, लेकिन नहीं मम्मी के हाथ का खाना, मोदी जी आ रहे हैं, तो भी उसको ये लालच नहीं था कि मैं दौड़ के जाऊं, प्रोफेसर है, 3 बार डॉक्टरेट है, डॉक्टर नहीं लगाती, मुझे तो इसी बात की हैरानी है। ये संस्कार आपने कमाए हैं, यही आपका धन है। आप देखें, अगर मैं, आपने 3 दशक का, मैं कहूँगी 5 दशक पहले मैं जाऊँ जी, तो मेरे पापा ने एक बात कही थी, बेटा, मतलब हमें संस्कार कहें कि बेटा अगर आप गलत हो तुरंत सॉरी बोल दो, क्षमा मांग लीजिए, क्षमा मांग, उसमें कोई छोटा नहीं हो जाता, उसमें आप छोटे नहीं हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप की सच्चाई है, आप सत्य पे है, कोई आपके गर्दन तक काटने आ जाए तो आपने झुकना नहीं है। बिल्कुल, यानी आत्मसम्मान, अनुशासन, संस्कार, मानवता और कर्म को प्राथमिकता देना, ये सब चीजें आपके जीवन में रही हैं। और शिक्षा तो है ही, बिल्कुल, शिक्षा, यही आधुनिकता है। वो तो कहते थे अगर आप सही हो, 1 लाख की भीड़ में से एक अकेली लड़की निकल जाए, कोई उसे छू नहीं सकता। आपका चरित्र ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल, वो सही बात है। डैडी मैं रात को आऊंगी तो कहते हैं बेटा तेरे पास तो हर चीज की शस्त्र विद्या है, पूरा सीखा था, पूरा सीखा है, जिसे हम सेल्फ डिफेंस कहते हैं, उसके प्रशिक्षण आपके पास था, फुल था। जी जी, सेल्फ डिफेंस ही नहीं, औरों की मदद करने, औरों की रक्षा करने के लिए भी सक्षम आपके माता पिता ने बताया उस समय, मतलब आप अपना आत्मरक्षा भी करें और दूसरों की रक्षा भी करें। 78 तक मैं उस चीज में वो हो चुकी थी। आपको इसका भी एक छोटा सा वो बताती हूँ जी, उदाहरण। जैसे मैं एनसीसी में थी, एक मीटिंग में गई हुई थी और कोई बात हुई वहाँ पे, जैसे हमारे पंजाबी परिवारों में होता है गालियाँ निकाल के बात करना, वो उनके नाउन प्रोनाउंस होते हैं। तो किसी ने कहा, किसी उच्च अधिकारी ने कोई बात बोली, मेरे को ईमानदारी से सही नहीं लगी। मैं खड़ी हुई, मैंने कहा सर एक बात पूछना चाहूँगी। बोलो बच्चे, आपको किसी माँ ने पैदा नहीं किया था, आप धरती पर ऊपर से आए थे। मेरी जो टीचर बैठी थी, जो मेरे जोन के टीचर्स वहाँ बैठे थे एनसीसी के, और मज़े की बात है मेरे पापा का जोन भी उसी में ही आता था, तो वो भी अंकल बहुत परेशान की, ये लड़की ने बोल दिया। तो मेरे ख्याल से मैं कहूँ वो जो अधिकारी थे बहुत समझदार कहूँगी, सरदार थे, नाराज भी हो सकते थे, नाराज भी हो सकते थे। उन्होंने मेरे से कहा बेटा इधर आओ। मैं निकली, बाहर गई, उनके पास तक खूब लंबी बेंच थी, वहाँ पे जाके उन्होंने कहा बेटा मेरी कौन सी बात आपको बुरी लगी। मैंने कहा जी आप बार बार
माँ बहन की गाली के साथ आप बात कर रहे हैं, जबकि तो उच्च अधिकारी हैं, उच्च अधिकारी हैं, तो वो शिक्षा व्यर्थ है फिर। हम आपसे क्या सीखेंगे? सही बात है। तो पर आपने ये साहस किया, वो उच्च अधिकारी थे और कोई नहीं बोला, तो ये साहस आप में हमेशा रहा। अच्छा, उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, कहते हैं बेटा मैं आज आपसे भी माफी मांगता हूँ और यहाँ पूरी उनसे माफी मांगता हूँ, उपस्थित सभागार में सभी, और मुझे किसी ने पहले टोका नहीं। देखिए, सही बात के लिए टोकना, उनका इतनी बच्ची ने एक टोका तो उन्होंने अपनी गलती को माना, यानी विनम्रता होनी चाहिए, आप गलती माने। और अगर फेम के को, मेरे डैडी के स्कूल में जब वो पहुंचे अंकल जी, उन्होंने जाके बताया, डैडी ने आके शाम को मेरा ना सिर्फ कंधा थपथपाया और बेटा पिक्चर तेरी एक और पक्की होगी। हमारे डैडी नहीं, आपके पिताजी? मेरे पिताजी। अच्छा। मतलब हम जब भी मूवी देखते थे पिताजी के साथ देखते थे, पूरे परिवार के साथ। और जब मैं कॉलेज में आई, एक परिवार के साथ, एक अपनी फ्रेंड्स के साथ, एक अपने दूसरे ग्रुप के फ्रेंड्स के साथ, मतलब वीक में मैं 3 पिक्चरें देखती थी। चलिए, अब मुझे एक आपसे ना बहुत ही व्यक्तिगत प्रश्न करना है, वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है, मैं हमेशा ही पूछती हूँ। देखिए, स्त्री पुरुष के बीच में जो प्रेम है, वो पति पत्नी के रूप में, मैं उसके विषय में जानना चाहूँगी कि उसके विषय में आप क्या सोचती हैं, क्योंकि आपके पति का बहुत सहयोग रहा है, उसकी वजह से आपने इतनी समाज सेवा करी। राजनीति का विरोध किया, वो एक अलग बात है कि हर किसी के लिए राजनीतिक क्षेत्र नहीं होता है। आपने कहा आपकी बिटिया को भी पसंद नहीं था। आजकल आप समाज में विसंगति देख रही हैं, बढ़ते हुए तलाक देख रहे हैं, अनैतिक संबंधों का भी एक, मतलब ये हमारे समाज में विसंगतियां उभर रही हैं, इससे हम मुंह नहीं फेर सकते। आप, क्योंकि आपका बहुत ही सुखी वैवाहिक जीवन रहा है, और रहा है नहीं है अभी भी, वही मतलब अभी तक भी बहुत ही खूबसूरत जीवन रहा है, और भविष्य के लिए भी बहुत सुंदर जीवन आपका रहेगा आगे। आप क्या संदेश देना चाहती हैं आपके युवा पीढ़ी को? मैं तो आपको, डॉक्टर साहब को, एक आदर्श दंपति के रूप में देखती हूँ, क्योंकि इतने अच्छे संस्कार मिलकर ही सब कुछ, जैसे आपने कहा आपको जब विपदा आई तो आपके पतिदेव ने कितनी सेवा करी। वे डॉक्टर हैं, बाहर सेवा भाव रखते हैं, पर हमने बहुत डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स को देखा है बाहर सब करेंगे लेकिन घर में नहीं। क्या आप इस प्रेम के विषय में बताएं और स्त्री पुरुष संबंधों के बारे में बताएं, जो समाज में विसंगतियां हो रही हैं, क्योंकि आप स्वयं विवाहिता हैं और आपके जीवन से आपने जो सीखा। अब देखिए कि मैं एक ही बात जानती हूँ, जो मुझे मेरी नानी जी ने शिक्षा दी थी, जी बेटा यहाँ तो तू बहुत अच्छे से रह रही है, सब पे रोब मारती है, अब तू जा रही है ससुराल, जी अपने चेहरे पे एक, तब स्माइली नहीं होती थी, अब स्माइली है, तो वो कहते थे मुस्कुराहट रखियो, पहली पहली तो उनके यहाँ जा रही है, बहुत चीजें उन्हें तेरी पसंद नहीं आएंगी, तुझे उनकी पसंद नहीं आएंगी। बिल्कुल। अगर तेरे से कोई गलती हो जाए, वही सास के जाके माफी मांग लियो, ससुर जी की। मतलब ये संस्कार देके भेजा आपकी ने। हाँ, और नंबर 2, अगर तेरी गलती नहीं भी है तो भी सॉरी करके ऐसे कान पकड़ के बैठने में तेरा घाटा कुछ नहीं होना। मतलब परिवार को सुख शांति रखने के लिए उन्होंने आपको ये शिक्षा दी, तो जो आज नहीं है। कहते हैं कि अगर सिर्फ 2 साल तो ये कर लेगी तो ना तो अपने परिवार पे बल्कि अपने खानदान पे ससुराल में राज करेगी। तो ईमानदारी से उनकी ये बात गलत नहीं थी। मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे अगर आपकी कोई पसंद नहीं थी, मदर इन लॉ की बात पसंद या फादर इन लॉ, मैं उनसे या तो कन्विंस करती थी कि आप कन्विंस होगा, नहीं हो जाओगे तो मैं आपकी बात मान ही लूँगी। अच्छा, मतलब आप यथासंभव घर में शांति और सामंजस्य बनाने का जो प्रयास है वो स्त्री का होना चाहिए। उसमें एक चीज और है, अगर मुझे मालूम है मेरे परिवार वालों को ये चीज नहीं पसंद, तो मैं कोशिश ही क्यों करूं वो वाली शिकायत उन्हें दूं। अच्छा, वो काम ही छोड़, ऐसा काम ही क्यों करें, ऐसे ही क्यों करें। अगर हम, या तो देखिए मेरा सोशल वर्क एम था, मैं करती हुई आई थी, यहाँ भी किया। मगर इस विषय में मैं ये कहूँगी आप सौभाग्यशालिनी भी रही हैं। ये चीज़ें जो कहते हैं ना, जन्म मरण परण, ऊपर से परिवार भी आपको बहुत अच्छा मिला। आपके पति देव के में मैं आना चाहती हूँ, जो मैं प्रेम की बात कर रही हूँ। इस विषय में जो समाज में विसंगति आ रही है, आपकी नानी माँ ने आपको संस्कार दिया, आपने उसका पालन किया। मैं आपको कामना जी एक चीज छोटी सी कहूँगी जी, पति पत्नी का संबंध एक दिन का नहीं है जी। पहले भी ये था कि हम अब तो जाते हैं बच्चे हनीमून पे चले गए, वो किस लिए कि आप एक दूसरे को समझ सकें। आप वहाँ जाएं और सिर्फ पार्टियां करके आके घर में सो जाए तो कोई फायदा नहीं जी। समझ ये है कि अगर आज आपके पति को आपके पे विश्वास नहीं है, चरित्र पे विश्वास नहीं है, तो आप हर फील्ड में फेल है। बेशक IAS बन जाए और सुपर साइंटिस्ट बन जाए,
नंबर 2, अगर पत्नी आप पे विश्वास नहीं करती, आप कितना करोड़ों अरबों कमा लो, उपलब्धियां हैं आपकी, उपलब्धियां सारी बेकार है। क्योंकि सबसे मेन आपका विश्वास वही है। जो पुराने ज़माने में जाए, हम कहते हैं कि पार्वती, शिव जी के गले में मुंडों की माला थी। वो किस लिए थी? कि पार्वती जी के जितने जन्म हुए थे उन्होंने एक एक मुंड अपने गले में उसका दिया। ये हमें कथाओं में पता मिलता है। तो मतलब पार्वती जी ने हर जन्म में सिर्फ शिव जी को पाने की लालसा की, कामना की। क्यों? उनका चरित्र अच्छा रहा होगा। हमारे देवी देवता रहा होगा, नहीं है। तो आप युवा वर्ग को क्या संदेश देना चाहती हैं? यही मेरा संदेश है। जब श्री कृष्ण राधा जी का प्रेरणा का संबंध है, हम उन्हें कहते हैं लव बर्ड्स है, नहीं, वो एक हमारी प्रेरणा है कि आप किसी से दोस्ती करो तो ऐसी करो। दैविक शाश्वत प्रेम है उनका, दैविक शाश्वत है। नहीं, उसके साथ साथ अगर आज की भाषा में लें तो श्री कृष्ण और राधा जी का जो एक दोस्ती थी वो कितनी अटूट थी, अटूट मित्रता थी, कितनी पवित्रता थी। आजकल की दोस्ती आपकी पवित्र क्यों नहीं रही है? जी बिल्कुल, उसमें पवित्रता लाने की जरूरत। और आगे आप चलें, जितने हमारे धार्मिक से लें, सोशल से लें, महात्मा गांधी जी को ले लीजिए, जवाहरलाल नेहरू जी को ले लीजिए, कमला नेहरू ही उनकी पसंद रही, उनके साथ उनका नाम किसी और के साथ नहीं आया। महात्मा गांधी जी का बा के साथ ही आया, किसी और के साथ नहीं आया। सुभाष चंद्र बोस जी का किसी और के साथ नहीं आया। भगत सिंह जी और राजगुरु जी ये तो खैर फैमिली में नहीं आए, पर आप ये देखिए कि प्यार कितना अलग था। आज तो आपको लड़का देखने को मिलता है, वो भी टाइम था ना जी, घूंघट में ही लड़की ब्याह दी जाती थी और वो आ जाती थी और वो भी निभाती, वो देख ही नहीं पाती थी कि वर कैसा है, वर भी नहीं देख पाता था कि उसकी वधू कैसी। बिल्कुल। मतलब ये है, हमने अपने पैरेलल को सिलेक्ट करना है, विश्वास करना है। सबसे बड़ा है, आज आपने किसी का विश्वास जीतने के लिए आपको सालों लग जाते हैं। मैं कहूँ, मैंने अपने परिवार में विश्वास जीता, मायके में या ससुराल में 6 दशक लग गए। अगर गलत हूँ तो 6 मिनट नहीं लगने, 6 सेकंड नहीं लगने बिगाड़ने में। बिल्कुल सही कह रही हैं। आपको वो विश्वास बनाना है। अच्छा, भविष्य की आपकी क्या योजनाएं हैं? मेरी आपसे साक्षात्कार से पहले बात हो रही थी तो आपने कहा था कि अभी की उपलब्धियां हैं, पर मेरा तो सफर जो है वो अनवरत निरंतर चल रहा है। तो अब चल रहा है तो भविष्य की भी योजनाएं होंगी। एक तो आपसे हमने एक चीज़ ये सीखी, विशेष रूप से महिलाओं के लिए मैं कह रही हूँ क्योंकि आप गृहिणी हैं, कि आप स्वयं को व्यस्त रखें और सकारात्मक रूप में व्यस्त रखें। आप धर्म कर्म भी करती हैं, भजन कीर्तन भी आपके हैं, सामाजिक कार्य है, परिवार है, आप इतनी व्यस्त रहती हैं, फिर भी आपके पास सभी अच्छे कामों के लिए समय है, व्यर्थ नष्ट नहीं करती आप समय को। एक चीज़ और कहना चाहूँगी जी, मैं बचपन से ही जी गुरुद्वारे भी जाती हूँ। जी जी। वहाँ पे एक चीज़ देखिए, सब अपने बच्चों को लेके सुबह जागने के लिए सिखाते हैं कि बेटा उठो, प्रभात, बहुत बचपन में कहानी सुनते थे। नहीं, प्रभात फेरी नहीं, प्रभात के टाइम उठोगे ना तो आपको देव मिलेंगे, भगवान मिलेंगे और वो आपको खूब धन दे के जाएंगे। और अगर मैं कहूँ, ये अतिशयोक्ति नहीं है, सच्चाई है। हमारे पेरेंट्स सुबह खुद भी उठते थे। मैं 4 बजे उठती थी। नानक प्योर गुरुद्वारा हमारे घर के पास था, शुरू से वही रहा। बीच में नहीं था तो हम फिर सीसगंज गुरुद्वारे जाते थे, बंगला साहब जाते थे। मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब early to bed early to rise makes men healthy wealthy and wise। मेरे घर में आप आइए, 9 साढ़े 9 अमूमन सो चुके होते हैं। अच्छा, और सुबह आप अभी भी भाई जब जल्दी सो जाते हैं तो उठना भी आपका जल्दी होता है? हमारे घर में आप आए सुबह 5:30 बजे, आपको डॉक्टर साहब की चाय तैयार मिलेगी। मेरे हाथ की नहीं, डॉक्टर साहब के हाथ, डॉक्टर साहब के हाथ की। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है, व्यक्ति डॉक्टर साहब के हाथ की। अच्छा, भविष्य की योजनाओं के विषय में बताएं, आपने क्या सोचा है? जो भारत राज्य विकास परिषद और महिला प्रगतिशील से तो जुड़ी हैं, आर्य समाज से भी आप जुड़ी हैं, आपके अपने व्यक्तिगत कार्य भी बहुत हैं। तो भविष्य में और युवा वर्ग के लिए मैं जानना चाहूंगी विशेष रूप से क्या आपके योजना? मेरी एक योजना है कि हम जितने सीनियर, क्योंकि कल हम भी आज ही आ चुके हैं, हम सीनियर्स में और भी आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ, मैं अपने सीनियर होने से पहले, मतलब सीनियर मतलब किसी भी प्रॉब्लम में आने से पहले, जितनी हमारी सीनियर सिटीजन्स हो रही हैं या होंगी, उनके लिए एक प्रेरणा कि मैं किसी के, और जितने युवा हैं, हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि किसी के घर में अगर आपकी क्षमता नहीं है, आप अपने पेरेंट्स को खाना खिला सको, तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ किसी भी समय। उनको अपने घर में लाके खिला सकती हूँ, नहीं तो
आपके घर में उनका टिफिन लेके आ सकती हूँ। कृपया बिल्कुल भी वृद्धाश्रम मत बनाएं। जितनी आपकी सेवा हो सकती है। ये तो है नहीं कि परिवार में, आपके परिवार में कोई अपंग बच्चा नहीं है। अब जैसे मैं ही हुई, मैं लगाऊं कि मेरा एक्सीडेंट हुआ, अपंग भी हो सकती थी, कुछ भी हो सकती थी, फिर भी 4 महीने फिर तो भी नहीं 4 इस महीने तरह रही। तो हम क्यों ना किसी की सेवा करें। मेरा बहुत बड़ा ध्येय है। मेरे पास अगर मैं कहूँगी हाथ हो गए, स्पेस और हाथ दोनों चाहिए। स्पेस मतलब स्थान और मनी, और हाथ मतलब मेरे साथ करने धन, वाले। स्थान और आपके जो कार्य करने की क्षमता, कार्य क्षमता हो गई। तो मैं जो नारियां, मैं पुरुष नहीं कह रही अभी भी, क्योंकि पुरुष फिर नारियां नहीं, गृहिणियों के पास समय होता है, बच्चे नहीं नहीं युवा को नहीं, टाइम इसलिए है। नहीं। नारी जब सड़क पे पड़ी होती है ना, सच में दुख होता है। पुरुष तो फिर भी हाथ मांग के खा लेते हैं। नारी किसी के आगे हाथ लगाती है, मांगती है, तो सच में मानिए उस समय ऐसे लगता है जैसे कलेजा चिर गया है। मैं मार्केट में जाती हूँ, अगर बच्चा कोई ऐसा लड़की है, मैं उसे कभी भीख नहीं देती। बेटा कमा के खा, या अपनी माँ को क्या घर में बिठाए। और यदि वृद्धा हैं तो, वृद्धा हैं तो मैं उन्हें जरूर दे के राजी हूँ। जी जी। तो आपका ध्येय ये है कि मतलब भोजन सब गृहिणी पर मन ये को वाली बनाएं। बात भी नहीं कि मैं उन्हें सिर्फ वृद्धा हैं और भीख मांग रही हैं तो मैं उन्हें सड़क पे देने जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं। अगर सड़क पे भीख मांगने की उनकी आदत है तो मैं उनको नहीं दे रही। भीख मांगने की आदत और भिखारी होना तो अलग ही चीज है। वो तो एक समाज की विसंगति है। किसी के परिस्थितिवश कोई ऐसा हो गया तो उसकी आप सहायता करें, वो अलग बात है। वो मेरे को किसी भी समय, किसी भी टाइम फोन कर सकते हैं। जितनी मेरी मदद होगी मैं ज़रूर करूँगी। और जल्द ही अगर हुआ तो मैं एक ऐसी स्थान बनाऊंगी जहाँ पे जो भी, मतलब सिर्फ नारियाँ ही नहीं, वहाँ पे पुरुष भी, बुजुर्ग पुरुष आएँ, अपना प्यार से बैठ के नाश्ता करें, लंच करें, डिनर करें। और उनके बच्चों के लिए ये लेसन कि भैया मैं उन्हें अपने पास नहीं रखूंगी। उसी घर में जिन्होंने ये आपका घर बना के दिया है, उसी घर में उन्हें बसाऊंगी। अगर आप नहीं जा सकते तो आप कृपया ये घर छोड़ के जाके कमाइए और खड़े होइए अपने जैसे ये माँ बाप को, माँ बाप के पैरों पे खड़े होके, उनके आधारशिला पे आप खड़े होके, आपने कुछ बढ़ाया नहीं है, उसी को मल्टीप्लाई किया, उसी को बरत रहे हैं, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। माँ बाप नहीं, और माँ बाप के लिए आपके पास उन्हीं के लिए समय नहीं है, भोजन। मतलब आप देखिए अभी पीछे बहुत उसमें था, सिंघानिया परिवार। जी जी जी। मैंने कहा क्या फायदा ऐसे बच्चों को हमने दे के भी, ये क्या करना है। आज की डेट में आप छोटे से बच्चे को, आप अपने बच्चे को सोना भूल के, घर में अपना बेटा है, एक है तो उसे भी काम सिखाओ, 2 हैं उसे भी सिखाओ, बेटी और बेटा है तो दोनों को काम सिखाओ। दोनों में फर्क नहीं करना है। संस्कार तो यही होते हैं ना। फिर ये जरूरी नहीं है कि बेटे ने नाम रोशन करना है, या बेटा ही आपको वो दे सकता है। भैया आप तो इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम है, कोई भी जाके दे सकता है। हाँ, मुखाग्नि देनी है, और मुखाग्नि अंतिम संस्कार एक ही चीज है। सब कर रही हैं। अंतिम संस्कार आपको देना है तो एक ही चीज है, एक ही चीज कहूंगी कि संस्कार जो आपके बच्चे में है, प्रभु ने आपका लिख दिया कि आपको संस्कार कौन करेगा। कोरोना में किसी के मुंह में मुखाग्नि नहीं, बिल्कुल सही बात। क्या वो उनके अग्नि नहीं दी गई? बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी अंतिम संस्कार हुआ, उनके भी हुए अंतिम संस्कार। मेरी अपनी सिस्टर एक्सपायर हुई है, हमने बॉडी डोनेट की हुई है। अच्छा, कोरोना में देहदान तो बहुत बड़ा दान होता है। नेत्रदान, देहदान हम लोगों ने 72 में किया हुआ है। बताइए, जो चीज आज भी मतलब उसको बहुत प्रयास किया जा रहा है कि इसको प्रसिद्ध किया जाए, आवश्यकता है इस चीज की। अगर मैं कहूँगी 4 मेंबर्स में देखो तो मेरा और मेरी सिस्टर का नाम मेरे ख्याल से पहले 10 या 20 में ज़रूर होगा। बहुत। देखिए, मैं ये कहती हूँ, एक मध्यम वर्गीय परिवार में रहकर इतना कुछ आपने किया। मैंने कहा ना, जैसे महिलाएं स्वयं व्यर्थ समय बड़ा नष्ट करती हैं। पहले टीवी पे था, व्हाट्सएप पे है, ठीक है, जाना चाहिए किटी पार्टी में, नहीं कह रही हूँ, नहीं जाओ, वो ऐसी बात नहीं है, कीर्तन, लेकिन आप बहुत समय उसके बाद भी है। समाज में भी आप एक, जैसे आपने कहा कि भोजन है, तो उसमें आपने कहा ना 4 हाथ में आपको हजारों सैकड़ों हाथ मिलेंगे, क्योंकि आप पे ईश्वर का बहुत आशीर्वाद है, क्योंकि आप सच्चे मन से सेवा कर रही हैं। आप अपनी उपलब्धियां और सम्मान इतने हैं कि घर भरा पड़ा है ना, आप उसके लिए, ये साक्षात्कार भी बड़ी मुश्किल से मैंने लिया है। देखिए, मैं आपको कहना चाहती हूँ, जो हमारे दर्शक, हमारे श्रोता देश विदेश में भी जो सुन रहे हैं, दूसरी लैंग्वेज में भी, आजकल तो टेक्नोलॉजी आ गई है, हम जरूरी नहीं है सबटाइटल्स भी आएंगे, दूसरी भाषा भी क्लिक करके वो लोग सुनेंगे।
तो हमारे जो अहिंदी राज्य और प्रांतों के जो हमारे भाई बहन हमको सुन रहे हैं और देश विदेश में आप सभी लोग सुन रहे हैं, देखिए सबसे पहली बात तो सेवा करने के लिए आपको किसी पद की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, संस्कार बहुत आवश्यक है। धन के पीछे मत भागिए, संस्कार का अर्जन कीजिए और कर्म पे ध्यान दीजिए और जीवन में एक अनुशासन होना एक छोटी सी बात और जी बोलूं? बिल्कुल। हम लोग कहते हैं कि हम दान दे रहे हैं जी, मैंने यहाँ कमरा बनवा दिया, मैंने लाखों का दान दिया, मैंने इसे दान दिया। भैया आपने किसको दान दिया ये आप जानते हैं, है ना? आप ये बताओ, अगर आपने आज 2 करोड़ 3 करोड़ अपने एक बेटे की शादी में लगा दिया, क्या आपने उस शादी के साथ साथ, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आप लगा पा रहे हैं, है ना? तो आपने किसी 4 गरीब बंदों को कोई एक एक कमरा बना के दिया? बिल्कुल सही बात आप कह रही हैं। ये तो मतलब पैसे जमीनें की आपके बर्बादी। पास बहुत सामान है। मैं बहुत रतन है। टाटा जी को आज भी सम्मान करती हूँ, पहले भी करती थी। हम्म। मेरे को बहुत लोगों ने कहा कि रितु तुम रतन जी के पास चले जाओ, वो आप टाटा जी के पास, रतन टाटा जी के पास, वो आपकी योजनाओं से, आपकी उनसे बहुत इंस्पायर होकर आपको करेंगे। मैंने कहा अगर वो कर सकते हैं तो भैया मेरे पास भी मेरा रब है। उन्हें भी भगवान ने दिया, बच्चों ने किया। हाँ। मेरी बेटी साफ कहती है, मम्मी आप जितना करना करो, हम सब आपके साथ हैं। बहुत अच्छी बात है। और आपने तो ये कहा कि जितना भी युवा वर्ग है सब बच्चे हैं आपके। हाँ, सारे बच्चे हैं, सारा युवा वर्ग, और सारा बहुत अच्छा है। मैं सच में कह रही हूँ, युवा वर्ग बहुत अच्छा है। परेशानी का है जो हमारी पीढ़ी एक निकली है ना, जिन्होंने ये सोचा हम एकाकी हो जाएं। हाँ। मैं कमा रही हूँ, सिर्फ मेरा बेटा यूज करे, मैं कमा रहा हूँ, मेरी बेटी मतलब यूज करे। ये बांटने की भावना, बांटने की भावना का मौके झोली में अपनी भरने अर्जित की करके क्या तिजोरियां भर के जाना, तो हमें ऊपर अपने कर्म लेकर ही है ना। देखिए मैं गुरु धारण भी किए हुए हैं मैंने अनंतपुर वालों के से। अपने मेरे गुरुजी जो, मैं उन्हें पिता ही बुलाती थी, तो वो कहते थे कि बेटा हम कहीं भी चलेंगे ना, पूरे उसमें बोलते थे हम 2 चलेंगे, जब भी चलेंगे हमें 2 रास्ते मिलेंगे। एक होगा सेवा का, एक होगा धन का। अब धन की तरफ मुड़ जाओ, धन नहीं धन पाओगे, अथाह धन। अपने लिए तुम ये हो जाओगे कि छूने के लिए भी सोने का बेटा बनना है। दूसरी तरफ जाओगे, सेवा चल रही है। तो ये धन जो है ना, अपने आप आपके साथ साथ चलता जाएगा और आपकी कमियां पूरा कर। नहीं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग सच में, जैसे आपने कहा कोरोना काल में हमने इतने मास्क बांटे, आप लोग सामूहिक विवाह कराते हैं और मूक बधिर विद्यालय में, इसके अलावा स्वामी दयानंद अस्पताल में मैंने आपसे कहा जच्चा बच्चा वार्ड, आपने वहाँ भी मतलब धन को आपने खर्च किया, वो मैंने देखा है। जो बच्चों का वार्ड मिला, सरकारी अस्पताल है मैं आपको बताऊँ, और उसमें बहुत सहयोग आदरणीय का रहा है। और ये जो धन का व्यवस्था है, ये ईश्वर स्वयं करते हैं। मेरे को नहीं पता आज तक कि कहाँ से आया। अभी भी मैं कहूँगी हम इसी वीक कपड़े खरीद के लाए हैं, गांधीनगर गए हैं, खरीद के लाए हैं जी। और अकेले मैं, और मेरी अकेली मैं नहीं करती, मेरे साथ मेरे पैरेलल हाथ भी हैं। सरोज जी मेरे साथ हैं जो लगी हुई हैं साथ, हम दोनों जाती हैं, लेके आती हैं। और उसके साथ साथ भारत विकास परिषद, महिला उसके बहुत से अन्य उसके सदस्य हाथ हैं जो मेरे को उसमें क्या कहते हैं, मदद सहयोग कर रहे हैं पूरा। हम 11,000 खर्च करके आ गए तो 1100 के 10 पार्टनर बना लेंगे। जी। और जैसे ही वो 10 पूरे हो गए, कोई 11वां बंदा कहे कि हमने पैसे देने, भैया मैं किसके लिए जोड़ूं? जी। नहीं चाहिए। तो आपको मतलब जितनी आवश्यकता होती है ईश्वर स्वयं, और वैसे ही लोग आपको मिल गए। कितना भी हम कहें जमाना बुरा हो गया है, बदल गया है, कलयुग है, लेकिन मुट्ठी भर अच्छे लोग हैं जिनके बलबूते पर ये दुनिया टिकी हुई, धरती टिकी, ये धरती, ये पूरी दुनिया, पूरी कायनात, पूरा संसार। और देखिए, इंसानियत का किसी एक धर्म से कोई लेना देना नहीं है। मानवता परमो धर्म जो हम कहते हैं, बिल्कुल मानवता श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। आप अच्छे कर्म करें। और जिस समाज में हम आए हैं, समाज सेवा का मतलब सिर्फ माइक लेके खड़े होना या अखबारों में या मीडिया में निकालना नहीं है। समाज सेवा जो सच्चे मायनों में होती है। आप तो उस समय से समाज सेवा कर रहे हैं जब प्रिंट मीडिया ही था डोमिनेंट और चैनल एक दूरदर्शन हुआ करता था, है ना। और मजे की बात यह है, मेरे पूरे मैटरनल एरिया से बच्चे कहते थे, आपकी ननिहाल की तरफ की बात आप कर रही हैं। हाँ जी। बच्चे कहते थे, ननिहाल नहीं, मेरे पीहर की तरफ से, नॉट ननिहाल, सिर्फ पीहर की तो तरफ मायके से, की तरफ से, मायके की तरफ से हाथ लगा के, दीदी कितनी रिश्वत दी हुई है आपने? रिश्वत? हाँ, क्योंकि प्रिंट मीडिया में मेरा नाम बहुत आता था। उसके बाद दूरदर्शन, दिल्ली आज तक, जी, और
जितने मतलब मीडिया चैनल में थे, आपके जो, हाँ हाँ, मतलब रोज की कहीं ना कहीं वो होती थी। जी, वो जी। कहते हैं और आप इतना टाइम कहाँ से लाते हो सेवा करने के लिए। हम्म, भले मेरी एक बिटिया ने कहा, हम्म, भांजी ने ही कहा, बिटिया भी कहूँ, भांजी ने कहा कि दीदी इतना टाइम लाते हो, कहाँ से लाते हो, ये नहीं आपको पता, पैसा भी लगता है, सब कुछ लगता है, सारा दिन आप सोशल वर्क में लगे हुए हो। मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा तेरी मम्मी जॉब करती है, वो क्यों करती हैं, एटलीस्ट वहाँ से वो पैसे तो मिलते हैं कुछ अच्छा, जॉब का। ये उसने कहा कि चलो कुछ पैसे कमा रही हैं मम्मी, जॉब हाँ, कर रही हैं, हाँ, इसलिए जा रही हैं। मैंने कहा भाई मेरे पास तो तुम सारे धन मेरे सो, आज की डेट में भी मैं कहती हूँ सारे बच्चे मेरे धन हैं। आज वो बड़ी हो गई है, शादी हो गई है, वो कहती है दीदी हम सच में ये कहते थे, पर आज की डेट में हम मानते हैं आपने जो लाइफ जी है, गोल्डन जी है, गोल्डन दिया है, गोल्डन लिया है। वो सही मतलब बात। संस्कार को भी गोल्डन कहती है, जी, गोल्डन जी। संस्कार दिए ये हैं, मैंने golden भी लिया वही है। कहा ना, संस्कारों का धन, धन की परिभाषा सबकी अलग अलग है। वो एक भौतिक रूप में धन की आवश्यकता होती है तो वो तो प्रबंध आपका हो ही जाता है ना। देखिए, आज के इस सफलतम पॉडकास्ट से मैं ये कहना चाहूँगी कि स्त्री का सहयोग, स्त्री पुरुष का सहयोग, पूरे परिवार का सहयोग, समाज को बदलने के लिए इन सब की आवश्यकता है, बहुत आवश्यक, बहुत आवश्यकता, और बहुत सा काम है। अगर हम समाज की विसंगतियों की तरफ बात करते हैं तो हमको ये भी देखना चाहिए कि उसका समाधान क्या है, हम क्या कर सकते हैं। जैसे आप लोग कहते हैं महिलाओं का हमारे पास वक्त नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, आपकी तो अभी भविष्य की भी इतनी योजनाएं हैं, और आपने और कोई काम छोटा बड़ा नहीं है। सेवा भाव में उन्होंने कहा मल मूत्र उठाने से लेकर आवश्यकता पड़ी तो वो भी किया। हम अगर अपने बच्चों का उठा सकते हैं तो हमारे सास ससुर भी तो हमारे छोटे बच्चे ही तो हैं, अगर वो बेड पे हैं तो। बिल्कुल। और आपने तो दूसरों का भी, जब जो दुर्घटना आपने बताई, और देखिए दुर्घटना तो जीवन में सबके संग है, हम इस संसार में आए हैं, अगर हमारे संग कुछ होता नहीं तो फिर मोक्ष नहीं प्राप्त हो जाता। तो देखिए मानवता परम स्वर्ग भी यही है, स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है। तो जो आप भी एक शिक्षा दे रही हैं कि आप कर्म कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए। हर व्यक्ति समाज में किसी भी प्रकार से सहयोग कर सकता है, आपको बहुत धन की अलग से संस्था बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ अपने व्यक्तिगत रूप से भी कर सकते हैं, बहुत कुछ करा जा सकता है। आप बढ़ेंगे तो सहयोग और धन का प्रबंध ईश्वर करेंगे आप। मैं तो एक छोटा सा उदाहरण दे सकती हूँ आपको, उदाहरण नहीं, सलाह जी। आप अपने मोहल्ले में एरिया में रहती हैं, आपको पता है वो लेडी के घर में उसके बच्चे उससे नहीं पूछते जी, सबको पता है। अमूमन हम किटी में भी जाते हैं तो वहाँ भी डिस्कस होता है कि नहीं ये है ऐसे, इसके घर में ऐसा, इसके घर में ऐसा। तो आप क्यों नहीं उस अपनी, अगर आपकी सहेली का विचार गलत है उस विचार को बदल दो। नहीं बदल सकते तो वहाँ जाके उनकी मम्मी के लिए जिस दिन आप जा रहे हो खुद बना के खिलाओ, ले जाओ कुछ, आंटी आज हम आपके से मिलने आए हैं। अब देखिए दुआ कमानी बहुत मुश्किल है, जब तक आप झुकेंगे नहीं ना तब तक किसी का हाथ आपके सिर पे नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जो हमें बड़ों ने झुकना सिखाया था, उस सिर पे हाथ का मतलब ये है आप झुके, आपने अपने सारे पाप कर्म छोड़ गए आपके जी, और आपके सिर पे आशीर्वाद वाला हाथ आ गया कि ये सब कुछ कायनात दे रही है जी, तो जैसे मर्जी ले। ये तो ईश्वर ही चला रहा है, हमको जो नहीं भी मानते उन्हें भी ये बात माननी पड़ेगी। अच्छे कर्म तो सब कर सकते हैं ना। अच्छे, देखिए आज का पॉडकास्ट बहुत ही सफल रहा। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय रितु भाटिया जी का कि वे हमारे स्टूडियो में पधारी, अपना अमूल्य समय दिया, और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय डॉक्टर ओम प्रकाश प्रजापति जी का और ट्रू मीडिया चैनल का, जिसके माध्यम से ऐसे महनीय व्यक्तित्व समाज से हम लेकर आते हैं और यथासंभव प्रचार प्रसार करने का प्रयत्न करते हैं। और मैं छोटा सा ही प्रयास है ओम प्रकाश प्रजापति जी का, वो बहुत ही नाइस काम कर रहे हैं। क्योंकि आप ये देखिए जन जन तक आवाज़ पहुंचाना आसान काम नहीं। बिल्कुल। और इस को सोचना, हम सोचते क्या हैं, वो तो ट्रू, मतलब ये भी तो एक समाज सेवा है ना, ये भी एक समाज, वो मीडिया से हैं तो मीडिया के थ्रू, मतलब जो बात आपने कही कि यथासंभव सेवा कीजिए, ये एक समाज सेवा है जो मीडिया के माध्यम से हो रही है। जन जन तक किसको प्रेरणा मिल जाए क्या पता। ट्रू मीडिया के द्वारा जो जा रहा है, ओम प्रकाश जी को प्रभु इतनी कुशाग्र बुद्धि दे कि वो हर तरफ से में संस्कार समेट समेट के लाते रहे और आप सबको देते रहे और आप उन सब संस्कारों को अपनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कामना मिश्रा आप सभी प्रबुद्धजनों का, हमारे दर्शकों का, श्रोतागण का, चैनल का, माननीय अतिथि का
धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।